Hey guys, so we were being talking about the plant kingdom in the previous session and we started with the first one. हमने सबसे पहले start किया था इसके introduction से, classification से, जहाँ हमने classification के accordingly classify कर दिया था कि plant kingdom को हमने 5 divisions में classify किया, thallophyta, bryophyta, pteridophyta, gymnosperm and angiosperm. Right, और उसी के साथ साथ हमने कहा the plant which is being present is having the plant body as sporophytic plant body और gametophytic plant body, इनमें से कोई एक present होगा. Right, so today we are starting the session with the thallophyta and bryophyta. तो पहले आज thallophyta complete करेंगे, फिर संडे में आपका bryophyta complete करेंगे. Right, so let's start with the thallophyta division of the plant kingdom. ये thallophyta हमारे पास क्या है, हम कैसे इसे state करते हैं, क्या इसके अंदर features हैं, all that thing. Right, तो अब अगर thallophyta बच्चे start करते हैं तो सबसे पहले हमने इसके बारे में 2-3 features तो main पढ़ ही लिए कि thallus body organization present है. राइट, उसी के साथ साथ आपका यहाँ पर कोई डिफरेंशिएशन रूट स्टेम लीफ लाइक स्ट्रक्चर में नहीं है इसके पास. राइट, सो मूविंग टू दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट थैलोफाइटा. राइट, अब थैलोफाइटा में सबसे मेन, अभी मैं इसका रिप्रोडक्शन डिटेल में पढ़ाऊंगी. राइट, वो बहुत ध्यान से इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना है क्योंकि उसी से लाइफ साइकिल्स हम स्टार्ट कर देंगे. राइट, और अच्छे से जो आज हम थैलोफाइटा पढ़ेंगे तो आज ही जाके ये रिवाइज हो जाए. राइट, क्योंकि प्लांट किंगडम इज अ बल्की चैप्टर, नो डाउट इन दैट. राइट, बच्चों को सिर्फ यही रहता है कि प्लांट किंगडम एक ऐसा चैप्टर है बॉटनी का, राइट, जो नहीं पढ़ा जाता, तो वो नहीं होना चाहिए आपसे. राइट, ताकि आप क्या करोगे, जैसे आज थैलोफाइटा किया तो आज ही थैलोफाइटा जाके रिवाइज कर लिया. संडे में हमने ब्रायोफाइटा किया तो पहले थैलोफाइटा रिवाइज किया, फिर ब्रायोफाइटा रिवाइज किया, याद कर लिया. राइट, तो विद इन अ डे गैप पे अगर करोगे तो वो चीजें अच्छे से स्प्लिट में करोगे, याद होंगी, लेकिन एक साथ बल्क उठाओगे चैप्टर को तो याद नहीं होगा. राइट, तो अब हमने यहाँ पर देखो थैलोफाइटा में सिंपल कहा, दे हैव द सिंपल थैलोइड दैट इज अ नॉन डिफरेंशिएटेड ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म. राइट, डिफरेंशिएटेड नहीं है. राइट, तो हमने कहा यहाँ पर हमारे पास बेसिकली कैसे हैं, दे आर बीइंग द वन व्हिच आर नॉट गोइंग टू बी डिफरेंशिएटेड इन नेचर, हैविंग द थैलोइड बॉडी, और ऑब्वियसली ऑटोट्रॉफिक तो है ही है क्योंकि प्लांट के पार्ट्स हैं. राइट, उसी के बाद हमने कहा मेनली ये कहाँ पर रहते हैं, दे आर नॉट लिविंग इन दी प्रॉपर टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट. टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के लिए प्रॉपर्ली अडेप्टेड नहीं है. राइट, दे आर लार्जली फाउंड इन द एक्वाटिक एरिया. एक्वाटिक एरिया में सबसे स्पेसिफिकली मिलते हैं हमें मरीन में, फ्रेश वाटर एरियाज में. राइट, स्पेसिफिकली फाइंड होते हैं. राइट, और उसी के साथ साथ हमने कहा यहाँ पर कि हमारे पास एक्वाटिक एरिया में, मरीन, फ्रेश वाटर में मिलते हैं, या फिर ऐसे हैबिटेट में मान लो जहाँ पर वाटर का कंटेंट थोड़ा एक्सेस में, मीन्स मॉइस्ट लेवल है वहाँ. अगर आप लेके भी चल रहे हो, ठीक है, स्टोन्स वगैरह पे ग्रो भी कर रहे हैं, लाइकेन के साथ भी ग्रो कर रहे हैं, किसी एनिमल की बॉडी पे भी ग्रो कर रहे हैं, तो दे मस्ट ग्रो right over to the area which is being the moisty in nature, having the water abundance over there. That is a moist stones हो गए, या soil ले लिया जहाँ पर water का content मिलेगा, या dead logs ले लिए wood के, right, जहाँ पर water का content मिलेगा वहाँ पर ये find होंगे. Right, so they just require the water for the task. Right, that's why they are being said to be largely aquatic in nature. Right, बहुत कम होते हैं जो ये moist stones, soil और wood में मिलते हैं. Most of them are going to be aquatic in nature. राइट, अब हम जानते हैं some algae are also living in the association with the fungi, और fungi के साथ association में रह के they become the lichen. राइट, lichen बनते हैं. lichen हम किस में पढ़ते हैं, माइकोबायोन तो फाइकोबायोन की पार्टनरशिप होती है lichen. राइट, जहाँ पर हम कहते हैं माइकोबायोन इज अ फंगल पार्टनर एंड फाइकोबायोन इज अ मेंबर ऑफ द ग्रीन algae. थैलोफाइटा में भी किसके मेंबर है, स्पेसिफिकली ग्रीन algae के मेंबर्स. ब्राउन और रेड algae इन्वॉल्व नहीं होते. राइट, तो हमने कहा लाइकेन के साथ है, एनिमल्स के ऊपर सरफेस पे रहते हैं, लाइक स्लॉथ बियर हो गया, ये एनिमल के सरफेस पे रह रहे हैं. राइट, तो ये हमारे पास हो गए मेन इसके जनरल कैरेक्टर्स. तो हमने कहा हैबिटेट के बेसिस पे. राइट, उसी के बाद सिंपल थैलोइड ऑर्गेनाइजेशन. अब हम अगर, क्योंकि इसकी थैलस बॉडी है, रूट स्टेम लीफ लाइक का स्ट्रक्चर इसके अंदर हमें नहीं दिख रहा है. राइट, इसी वजह से इसकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हमें अलग अलग कैटेगरी में दिखती है. राइट, इसकी साइजेस, इसकी बॉडी फॉर्म्स, राइट, हमें डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल फॉर्म्स में मिलते हैं. मींस कुछ हो सकते हैं ऑर्गेनिज्म इसकी यूनिसेल्युलर हो, राइट, सिंगल सेल को कैरी कर लो, जिसकी वजह से आपको अगर याद हो तो हमने क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला को प्लेस किया था प्रोटिस्टा के अंदर. राइट, पढ़ा था ना बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में. राइट, तो व्हाई वी प्लेस क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला अंडर द किंगडम प्रोटिस्टा, बिकॉज ऑफ द यूनिसेल्युलर नेचर. राइट, यूनिसेल्युलर नेचर होने की वजह से. राइट, सम ऑफ देम आर द कॉलोनियल आल्सो. राइट, कॉलोनियल की बात करें तो हमारे पास वॉलवॉक्स हो गया, उडोरीना हो गया. राइट, फिलामेंटस में स्पाइरोगायरा तो सब जानते हैं जो फिलामेंट की तरह ग्रो कर रहे हैं, यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा. पैरेनकाइमेटस का मतलब इन अ कलेक्टिव मास ऑफ द बॉडी, बट वो मास ने कोई शेप नहीं रेफर किया, वो मास ने कोई स्ट्रक्चर नहीं डिफाइन किया है. राइट, तो सिंपल मास ऑफ द सेल इज बीइंग देयर कॉल्ड पैरेनकाइमेटस बॉडी. और कैल्प्स हमारे पास जो भी ब्राउन algae का स्ट्रक्चर बनाएंगे, मोस्टली ब्राउन algae के मेंबर होते हैं, लंबे लंबे प्लांट्स होते हैं. राइट, जिनकी थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन जरूर प्रेजेंट होता है, लेकिन रूट स्टेम लीफ प्रेजेंट नहीं होता उनके पास. राइट, तो उन्हें हम कैल्प्स का नाम देते हैं. राइट, तो हमने कहा यूनिसेल्युलर में कौन कौन आ गया हमारे पास, क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला.
कॉलोनियल के अंदर वॉलवॉक्स बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। सिनोबियम वाली पॉइंट पे मैं आऊंगी, राइट, जब मैं वॉलवॉक्स का स्ट्रक्चर बताऊंगी आपको आगे, राइट। यूडोरिना एंड वॉलवॉक्स फॉर द कॉलोनियल, यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा फॉर द फिलामेंटस, उल्वा, क्लैडोफोरा एंड पोरफायरा फॉर द पैरेन्काइमेटस, एंड कैल्प में लेमिनारिया एक लिखा है, वरना बहुत सारे लेमिनारिया, एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, नंबर ऑफ मेंबर्स आर बीइंग देयर, राइट। तो अभी हमने सिर्फ एक जनरल एग्जांपल की लिस्ट लिखी है, राइट, विच आर बीइंग देयर, कंप्लीट यहाँ तक। फिर उसके बाद हमने कहा वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम तो हमें मिलेंगे नहीं, द वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम रिमेन एब्सेंट। सेक्स ऑर्गन्स जो होंगे वो जैकेटेड नहीं होंगे, राइट, नॉन जैकेटेड होंगे सेक्स ऑर्गन, और एम्ब्रियो की फॉर्मेशन भी कभी नहीं होगी। इसी वजह से अगर सबको याद हो तो वी सेज थैलोफाइटा इज आल्सो सेड टू बी दी नॉन एम्ब्रियोफाइट्स। रिमेंबर एवरीवन, राइट, इन्हें हमने यहाँ पर नाम दिया था नॉन एम्ब्रियोफाइट्स, राइट, that they do not have, yes, that they do not have the development of the embryo की development show नहीं करेंगे, jacketed sex organ present नहीं होगा, vascular tissue present नहीं होगा, that's a specific thing which is being present। फिर हमने कहा यहाँ पर vegetative reproduction। अब सबसे पहले मैं आपको एक बार पॉइंट क्लियर कर दूं, अभी तक हमने फंजाई में वेजिटेटिव और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अलग अलग रखा था, राइट। जहाँ मैंने समझाया था बेटा, जब उसकी बॉडी खुद इन्वॉल्व हो रही है, दैट इज फ्रेगमेंटेशन या बाइनरी फिजन या किसी भी प्रोसेस से उसकी बॉडी खुद इन्वॉल्व हो रही है और वो प्रोसेस कर रहा है, तो हम उसे कह देते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज गोइंग टू हैपन। लेकिन अगर हम कहें यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हमने कहा था भाई स्पोर फॉर्मेशन होना चाहिए, राइट। फॉर द टास्क ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर मस्ट बी द स्पोर फॉर्मेशन, राइट, दैट इज जूस्पोर फॉर्मेशन हम अगर करेंगे तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है हमारे पास, या कोई भी टाइप का स्पोकोनिडिया बना रहे थे, स्पोरेंजियोस्पोर बना रहे थे। अब प्लांट किंगडम में थैलोफाइटा के बाद से स्पोर फॉर्मेशन नहीं मिलेगा एसेक्सुअली, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर फॉर्मेशन रिमेन कंप्लीटली एब्सेंट, रिमेंबर दिस पॉइंट, राइट। इसीलिए इसके बाद से थैलोफाइटा के बाद से मींस ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो, इन सब में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर वन एंड द सेम थिंग, राइट। ये दोनों चीजें एक जैसी कहलाई जाएंगी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। जो अभी तक आप डिफरेंस करके चल रहे थे, नाउ वी आर गोइंग टू इग्नोर दैट डिफरेंस, बिकॉज आगे हम कोई माइटोस्पोर नहीं बनाएंगे, we are not going to form any mytospore, we are not going to have any asexual spore formation, lastly asexual spore formation occur in thallophyta, और वो भी किससे, जूस्पोर से। दैट इज वाई जूस्पोर इज कॉल्ड एज दी, राइट, मोस्ट कॉमन स्पोर, जूस्पोर को हम नाम देते हैं, राइट, इज द मोस्ट कॉमन स्पोर ऑफ एल्गी, और मोस्ट कॉमन अब यहाँ पर जरूर लिखेंगे एसेक्सुअल स्पोर इन एल्गी, राइट। एल्गी में सबसे कॉमन एसेक्सुअल स्पोर है हमारे पास, जिसे हम डिफाइन कर रहे हैं जूस्पोर, राइट, और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे ही हमारे पास फॉर्म हो रहा है, राइट। तो अब हमने कहा यहाँ एल्गी के अंदर, थैलोफाइटा के अंदर आप वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अलग रखोगे, इसके बाद आप इनमें डिफरेंस नहीं करोगे। कंप्लीट यहाँ तक का पॉइंट, राइट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज इन्वॉल्विंग द यूनिसेल्युलर नॉन जैकेटेड सेक्स ऑर्गन, राइट। अब कैसे कैसे होता है, क्या क्या लाइफ साइकिल्स है, राइट, सो लेट्स कंटिन्यू विद दैट, उसके साथ कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट करें। यहाँ तक कंप्लीट है सबका पॉइंट? यस मैम। गुड। Okay everyone, now moving to the sexual reproduction in thallophyta, start करते हैं यहाँ पर। So the first division that we are going to start with is thallophyta, talking about the sexual reproduction। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब हम पढ़ते हैं तो we simply say that non-embryophytic and unicellular non-jacketed
sex organs generally follow हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को फॉलो करते हैं। अब ये क्या है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, कैसे हम इसको स्टेट करते हैं? लेट्स स्टार्ट विद दैट। नाउ इन दिस वी डिफाइन, अब हमने इसमें डिफाइन किया इसके अंदर सबसे पहले टाइप ऑफ लाइफ साइकिल्स। ये मैं सिर्फ एल्गी के हिसाब से बता रही हूँ, टर्मिनोलॉजी तो कॉमन रहेगी राइट, लेकिन हमें पढ़ेंगे अभी एल्गी के हिसाब से। हम दो टाइप लाइफ साइकिल्स के लेके चलते हैं। वन इज कॉल्ड एज द मोनोफेजिक लाइफ साइकिल and another is called as the biphasic life cycle, right? Now what is this monophasic or biphasic life cycle? If we will talk about monophasic life cycle का मतलब involving the single phase, जिसमें हम एक phase को involve कर रहे हैं। Means involving का मतलब making a one phase dominant, where one phase either gametophytic phase का हो life की or sporophytic phase is dominant, right? While the other phase, जो दूसरी phase है, is completely reduced, बहुत ज़्यादा reduced है। reduced का मतलब बहुत छोटा है size में, right? तो completely reduced है and endogenous inside other phase। क्या मीनिंग हुआ इसका? दूसरी फेज के कहाँ ग्रो कर रहा है? अंदर ग्रो कर रहा है, तो एंडोजेनस इनसाइड अदर फेज, दूसरी फेज के अंदर ग्रो करते हैं राइट। तो अब मैंने कह दिया यहाँ पर, अगर इसमें मैंने हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कर दी तो बताओ कौन सी फेज हुई डोमिनेंट? प्लांट बॉडी कैसी हो गई? गेमिटोफिटिक प्लांट बॉडी प्रेजेंट टेंस, एक ही फेज एक्सप्रेस करेगी, दैट इज गेमिटोफिटिक। अगर हम डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहें तो कौन सा हो जाएगा हमारे पास? यस गाइस, डिप्लॉइड किसे कहा था हमने यहाँ पर? स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी, स्पोर्स को नहीं, स्पोरोफिटिक, फाइन राइट। अब बाइफेजिक लाइफ साइकिल क्या होता है? व्हेन वन फेज ऑल्टरनेट्स विद द अनदर फेज, राइट। क्या मीनिंग हो जाएगा? राइट, व्हेन गेमिटोफाइट ऑल्टरनेट्स विद द स्पोरोफाइट। तो किसको शो करेगा? इसको क्या कहते हैं? शो alternation of generation। alternation of generation को शो करेगा, means both phases are distinct in the life cycle। लाइफ साइकिल में डिस्टिंक्ट जरूर रहेगा दोनों फेजेस हमारे पास, मतलब 60-40 की रेशियो दोनों में रहेगी, एक स्लाइटली डोमिनेंट होगा, थोड़ा उससे कम, लेकिन हैप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक में क्या रहेगा? एक ही फेज मेन रहेगी राइट। तो इसको हम नाम क्या दे देते हैं? वी जस्ट डिफाइन इट एज द हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। एवरीवन गॉट द पॉइंट बच्चा? सबसे पहले मीनिंग समझ आया मोनोफेजिक बाइफेजिक का? देन आई विल स्टार्ट वन बाय वन। कंप्लीटेड यहाँ तक अच्छे से? मैम मैम ये मोनोफेजिक लाइफ साइकिल में ये वाइल द अदर फेज वाला एक स्टेटमेंट वापस से बता दो मैम। हमने कहा दूसरी फेज जो होगी वो कंप्लीटली रिड्यूस्ड है। रिड्यूस्ड का मतलब होता है स्मॉल इन साइज एंड नंबर ऑफ सेल्स।
नंबर ऑफ सेल्स भी उसमें कम है और साइज भी छोटा है, राइट, और प्रॉपर्ली विजिबल भी नहीं है आपको। और एंडोजेनस इनसाइड द अदर फेज का मतलब उसका अपना एग्जिस्टेंस नहीं है। एंडोजेनस का मतलब क्या हो गया? इट्स डिपेंडेंट ऑन नेचर, इंडिपेंडेंट नहीं है, राइट। तो उसके अंदर है, उसके अंदर ग्रो कर रहा है और बहुत ही ज्यादा रिड्यूस्ड है, उसे हम डिफाइन करेंगे। हाँ जी मैम, ओके, थैंक यू। कंप्लीट यहाँ तक का पॉइंट सबको अच्छे से एवरीवन? यस मैम। राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अब हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में हमने कहा हमारे पास पेरेंट बॉडी कैसी होगी? गेमिटोफिटिक, करेक्ट, गेमिटोफिटिक प्लांट बॉडी। दिस गेमिटोफिटिक प्लांट बॉडी go for the task of gametogenesis by the process called माइटोसिस, क्योंकि गेमेटोफिटिक प्लांट बॉडी ऑलरेडी एन है, माइटोसिस को हम दिखाते हैं सिंगल डैश से, राइट। इसके थ्रू उसने क्या फॉर्म कर दिया? वन एज द मेल गेमीट एंड अनदर एज द फीमेल गेमीट। फीमेल गेमीट इज जनरली कॉल्ड oosphere। फीमेल गेमीट को हम जनरली क्या नाम देते हैं? oosphere। oospore नहीं बेटा, oosphere, right। now this male and the female gamete will go for the task called as the syngamy, where this syngamy can be, इस syngamy तीन में से कैसा भी हो सकता है? isogamy, anisogamy and oogammy, राइट। आइजोगैमी का मतलब क्या होगा हमारे पास? दैट बोथ गैमीट्स आर सेम इन, किस में सेम होंगे हमारे पास? मॉर्फोलॉजी, साइज में भी एंड फ्लैजिला में भी। या तो दोनों फ्लैजिलेटेड या दोनों नॉन फ्लैजिलेटेड, दोनों सेम साइज के हमारे पास प्रेजेंट होंगे, राइट। जहां पर हम कह देंगे बोथ गैमीट्स आर, यहां क्या लिख दूं? डिसिमिलर इन मॉर्फोलॉजी, लेकिन किसी एक कैरेक्टर के लिए, राइट, मींस ईदर साइज और फ्लैजिला। आप दोनों में से एक कोई अनकॉमन रखोगे, राइट। तो पहला हो गया हमारे पास आइजोगैमी, दूसरा हो गया हमारे पास एनाइजोगैमी, तीसरा हो गया oogammy। oogammy के अंदर आपने क्या कर दिया? जो मेल गैमीट है वो लार्ज और नॉन मोटाइल हो जाता है। स्मॉल एंड मोटाइल, क्या हो गया भाई? मेल गैमीट स्मॉल एंड मोटाइल, हाँ जी मैम, फीमेल होती है मैम। और फीमेल गैमीट लार्ज एंड नॉन मोटाइल, राइट। एंड oogammy इज द वन विच इज द मोस्ट कॉमन, सबसे कॉमन मिलेगा भी हमें यही, राइट। जब हमने सिंगैमी किया तो हमारे पास फॉर्मेशन किसकी हो गई? जाइगोट, राइट। बट एज वी नो जाइगोट नेवर फॉर्म द एम्ब्रियो, जाइगोट एम्ब्रियो नहीं बनाएगा, नॉन एम्ब्रियोफिटिक है ना। अब अगर जाइगोट एम्ब्रियो नहीं बनाएगा तो आगे की फेज कैसे चलेगी? जाइगोट पहले अनफेवरेबल अगर कंडीशन आ जाती है, लेट अस सपोज, तो एक सिस्ट बना के एक स्ट्रक्चर बना देगा विच इज कॉल्ड एज जाइगोस्पोर। तो जाइगोस्पोर इज हैविंग जाइगोट, और जाइगोट के बाहर क्या दे दिया आपने? सिस्ट, अनफेवरेबल कंडीशन में। जो ये जाइगोस्पोर बना, इट विल गो फॉर द प्रोसेस कॉल्ड, कौन सा प्रोसेस करेगा? जाइगोटिक मियोसिस। ड्यूरिंग कौन सी कंडीशन? फेवरेबल कंडीशन। क्या बना देगा यहां से? मियोस्पोर्स एन, और मियोस्पोर्स जर्मिनेट होकर क्या बना देंगे? गेमेटोफिटिक प्लांट बॉडी, राइट। तो हमने सबसे पहले क्या किया? गेमेटोजेनेसिस, गेमीट बना दिए। गेमीट बनाने के बाद उनका सिंगैमी हो गया, सिंगैमी से जाइगोट बन गया, जाइगोट से एक पेरिनेटिंग कंडीशन आई, तो जाइगोस्पोर इज, जाइगोस्पोर को क्या कह दूं? इज द पेरिनेटिंग सेक्सुअल स्पोर, एम आई राइट? इन थैलोफाइटा, थैलोफाइटा के अंदर सेक्सुअल स्पोर पेरिनेटिंग बना एंड बिकम द साइट ऑफ, किसकी साइट बन चुका है हमारे पास?
zygotic meiosis during favorable condition, that is called zygospore. डन, यहाँ तक ये लाइफ साइकिल अच्छे से क्लियर हुई बेटा? Yes, ma'am. राइट, नोट हो गई? Everyone understood अच्छे से haplontic life cycle, and this is going to be followed by majority of the thallophyta member, और उसमें से भी majority of the green algae member. राइट, अब हमें ये लिखना है कि कहाँ फॉलो होता है, तो बी से majority of green algae members follow haplontic लाइफ साइकिल, जिसके अंदर haplontic लाइफ साइकिल में आइजोगैमी करने वाले कौन कौन है हमारे पास? Examples, the most important part of plant kingdom, Eulothrix and Spirogyra. The only point is Eulothrix form the flagellated gametes, and Spirogyra form non-flagellated gametes, like isogamy. Some will follow anisogamy. Euderina, and majority will follow oogamy, volvox, right? And majority species of Chlamydomonas. Right? Some of the brown algae and red algae also follow haplontic लाइफ साइकिल. इसकी वजह से हम कहते हैं hence sexual life cycle by thallophyta most commonly involve haplontic life cycle. समझ आ गया पॉइंट बेटा सबको? एग्जाम्पल्स याद रहेंगे? Yes, ma'am. Good. Right. So remember the examples. अच्छे से पूरे याद रखने हैं, गलती नहीं होनी चाहिए इनके अंदर एग्जाम्पल्स में. And the whole concept about this also. फाइन क्लियर? आगे बढ़ जाओ haplontic लाइफ साइकिल के बाद. Yes, ma'am. Good. Okay, guys. Now, in the condition when we will say, हमने कहा haplontic लाइफ साइकिल हम फॉलो कर रहे हैं हमारे पास algae, that is green algae, brown algae, red algae. तो अब haplontic के बाद सेकेंड टाइप की लाइफ साइकिल भी आती है, जैसे हमने नाम क्या दिया? diplontic लाइफ साइकिल. So B, we will begin with the diplontic लाइफ साइकिल. अब यहाँ पर मुझे बता फेस कौन सी डोमिनेंट हो जाएगी? Sporophytic. Good. Right. So we have the sporophytic plant body. That is 2N. Right. Sporophytic plant body है हमारे पास 2. अब जो हमारे पास sporophytic plant body है,
राइट नाउ इट हैज टू गो फॉर द प्रोसेस ऑफ द, इसको क्या करना पड़ेगा, गेमेटोजेनेसिस. इट हैज टू गो फॉर द गेमेटोजेनेसिस. गेमेटोजेनेसिस करने के लिए सबसे पहले whose mic is on बेटा, मियोसिस किया, प्रवीण म्यूट योर माइक बेटा. राइट, यस. सो वी से अब यहाँ पर हमने कहा स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी ने मियोसिस किया. मियोसिस करने के लिए, मियोसिस को हम लगाते हैं डबल डैश. कैन एनीवन टेल मी द मीनिंग ऑफ डबल डैश? Meiosis 1 और meiosis 2. Meiosis 1 and meiosis 2. Good. तो यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव सेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल बन गया, क्योंकि हम प्रॉपर गेमेटोफाइट तो इसमें बनाते नहीं हैं. राइट, दैट्स व्हाई वी विल से हमारे पास, क्योंकि अब मैंने यहाँ सेल क्यों लिखा है बेटा, क्योंकि ये सेक्स ऑर्गन कैसा होगा मेरे पास, यूनिसेल्युलर नॉन जैकेटेड सेक्स ऑर्गन. दैट्स व्हाई आई हैव रिटन द रिप्रोडक्टिव सेल. मैंने ऑर्गन नहीं लिखा, मेल रिप्रोडक्टिव. राइट, ऑर्गन या फिर मेल रिप्रोडक्टिव, हमने गेमेटोफाइट का नाम यहाँ पर नहीं लिखा. तो हमने कहा यहाँ प्रोसेस का हम क्या कराएंगे, गेमेटोजेनेसिस. राइट, अब अगर गेमेटोजेनेसिस करा दिया, इनसे गेमीट्स का रिलीज कराया, तो यहाँ पर किसका रिलीज हो गया, मेल गेमीट एंड अनदर वन एज द फीमेल गेमीट. राइट, अब जो मेल गेमीट एंड फीमेल गेमीट बना, दे विल गो फॉर द टास्क कॉल्ड एज द सिनगैमी. और सिनगैमी करके हमारे पास डेवलपमेंट किसकी हो गई, दैट्स द डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट. अब जाइगोट से एम्ब्रियो तो बनाना नहीं है. राइट, अगर जाइगोट से एम्ब्रियो नहीं बनाना, तो जाइगोट फर्दर गो फॉर द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस एंड डेवलपमेंट एंड लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी. समझ आया प्रोसेस सबको? Yes. So the main plant body is sporophytic in nature. That's a specific thing that we will see right over here. And diplontic life cycle is followed by some of the brown algae member. ज़्यादातर follow नहीं करते हैं. Some of the brown algae member. Best example, fucus. बहुत बार आता है नहीं question. Right, member follow diplontic life cycle with oogamous mode of syngamy. Fucus oogamous को follow करता है. oogamous mode of syngamy majorly. आपको अधिकतर एग्जाम्पल इसके oogammy के ही मिलेंगे, अधिकतर एग्जाम्पल oogammy के मिलेंगे. राइट, कंप्लीट यहाँ तक बचा डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. राइट, सो वी से डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल सिंपली मीन्स जहां पर हमने कहा कि हमारे पास स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है और उसी से आगे यहाँ पर मूव ऑन करते हैं हम. राइट, इट विल फॉलो द रिप्रोडक्टिव सेल, gametes, syngamy occurs, zygote formation is there, mitosis is there, and further development will occur on this manner. मैम, हाँ जी बेटा. and ये बता दो, जब मैम ये यूनिसेलुलर है तो फिर गेमेटोजेनेसिस कैसे हुआ? बेटा अगर कोई ऑर्गेनिज्म है और वो सिंगल सेल है, अगर वो डिवाइड करेगा तो अपने थ्रू दो चीजें बनाएगा ना. तो मेल रिप्रोडक्टिव सेल डिवाइड करेगा तो दो गेमीट्स बनेंगे. अब ऐसे रिप्रोडक्टिव सेल्स स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी ने बहुत सारे बनाए होंगे, तो उससे बहुत सारे गेमीट्स बनेंगे. तो नॉर्मली बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस इट इज डूइंग द गेमेटोजेनेसिस, क्योंकि मेल रिप्रोडक्टिव सेल भी हमारे पास कैसे है n, और ये भी हमारे पास कैसे n. मेल गेमीट भी कैसे बनेगा n, ये भी फीमेल गेमीट भी n. तो बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस इट इज जस्ट मल्टीप्लाइंग इटसेल्फ. दैट्स इट. राइट, बस उसमें क्या होगा, उस प्रोडक्ट को बनते टाइम या तो फ्लैजेला दे देगा या फ्लैजेला नहीं देगा. तो स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होगी. पॉइंट समझ आया? यस गाइस, एवरीवन कंप्लीटेड यहाँ तक का टास्क अच्छे से? यस. गुड. राइट, तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल भी डन. नाउ मूविंग टू द थर्ड कैटेगरी, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, सी कैटेगरी. Now, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. अब हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में हमारे पास स्पेसिफिकली क्या है, दैट वी हैव द प्रोसेस ऑफ द ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन टू अकर.
तो इसमें मैं ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि इसके अंदर स्पोरोफाइट या गेमेटोफाइट वेल डेवलप तो कुछ इतना होता नहीं है, इसी वजह से। तो हमने कहा हमारे पास देखो सबसे पहले क्या प्रेजेंट है, वी हैव दी गेमेटोफिटिक प्लांट बॉडी। ये गेमेटोफिटिक प्लांट बॉडी ने फर्स्ट प्रोसेस किया विच इज कॉल्ड गेमेटोजेनेसिस। गेमेटोजेनेसिस करके क्या बना दिए, गेमीट्स, राइट। और कौन से प्रोसेस से, बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, राइट। गेमीट्स विल गो फॉर द टास्क ऑफ, गेमीट्स ने किसका टास्क किया, सिनगैमी, और सिनगैमी के बाद क्या बना दिया, जाइगोट। 2n बन गया स्ट्रक्चर हमारे पास, राइट। अब जाइगोट एम्ब्रियो तो बनाएगा नहीं, तो जाइगोट ने डेवलपमेंट की एक अंडर डेवलप्ड स्पोरोफाइट फॉर अ वेरी शॉर्टर ड्यूरेशन, क्योंकि एम्ब्रियो नहीं बन सकता, स्पोरोफाइट प्रॉपर नहीं बन सकता, तो एक अंडर डेवलप्ड स्पोरोफाइट बना। और ये अंडर डेवलप्ड स्पोरोफाइट ने राइट डेवलपमेंट की एंड गो फॉर स्पोरिक मियोसिस। अगर स्पोरिक मियोसिस की बेटा, तो स्पोरिक मियोसिस करके किसको फॉर्म करेगा, इज इट गोइंग टू फॉर्म दी मियोस्पोर्स N, right, and these meiospores then germinate and develop as gametophytic plant body. Got the point everyone, right? तो क्या हमने इस पूरे प्रोसेस में have we observed the process of alternation of generation, that one generation alternate with another and then finally lead to the same generation as that of the parent cell, right? So zygote से अगर एम्ब्रियो बनता तो डेवलप्ड और डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट भी बनता, फिर आगे का प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट होता, लेकिन क्योंकि जाइगोट से एम्ब्रियो बनना नहीं था, राइट, स्पोरोफाइट बना लेकिन वो अंडर डेवलप्ड बड़ा एज अ सिंपल मास ऑफ द सेल, जिसमें सिर्फ सेल्स ने जाके मियोसिस का पार्टिसिपेशन किया, स्पोरिक मियोसिस किया, अपने में से स्पोर्स को रिलीज किया विच आर कॉल्ड मियोस्पोर्स, और मियोस्पोर्स ने फिर जाके वही हैप्लॉइड गेमेटोफिटिक प्लांट बॉडी बना दी, राइट। तो जो मेरे पास ऑफस्प्रिंग बना, क्योंकि मियोसिस हुआ तो वेरिएशन तो जरूर आएगी, लेकिन फिर से मेरे पास गेमेटोफिटिक प्लांट बॉडी उनके पास आ चुकी है। यस गाइस, क्लियर विद द कांसेप्ट? यस मैम, राइट, कंप्लीटेड है यहाँ तक। अब हमने कहा बच्चे ये जो प्रोसेस है हमारे पास, इट इज गोइंग टू फॉलोड बाय whom, राइट, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, मेजरली फॉलोड बाय रेड एल्गी मेंबर्स। बेस्ट एग्जांपल पॉलिसिफोनिया, राइट, रेड एल्गी मेंबर्स फॉलो करते हैं, जहां पर दे विल फॉलो हेट्रोमॉर्फिक alternation of generation during haplodiplomatic life cycle. So we say polysyphonium हमारे पास एक ऐसा रेड एल्गी का मेंबर जो फॉलो करता है हेट्रोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को, दैट इज हेट्रोमॉर्फिक का मतलब डिसिमिलर, राइट। हेट्रोमॉर्फिक का क्या मतलब हो जाएगा, दैट गेमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट आर नॉट सेम इन दी मॉर्फोलॉजी। एम आई राइट गाइस? पॉइंट क्लियर हुआ कि बोथ ऑफ देम आर नॉट सेम इन द मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी में दोनों अलग अलग है। तो हेट्रोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ड्यूरिंग हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, राइट। तो मेजॉरिटी ऑफ रेड एल्गी मेंबर्स फॉलो इसी साइकिल को, हैप्लोडिप्लॉन्टिक को करते हैं, राइट। नाउ सम ऑफ द ब्राउन एल्गी मेंबर, एग्जांपल्स याद रखना और एनसीईआरटी मेंशन है ये सारे एग्जांपल। अब ब्राउन एल्गी के दो मेंबर्स है, लेमिनेरिया एंड एक्टोकार्पस,
जो एनसीईआरटी ने लास्ट में लाइफ साइकिल दे रखी है ना, उसके एग्जांपल्स में लिखा हुआ, राइट? तो क्वेश्चन देता है इसी, लेमिनारिया इज बीइंग द वन now haplodiploidic life cycle with heteromorphic generation. Haplodiploid with isomorphic alternation generation. Now tell me guys, isomorphic का क्या मतलब है? Yes guys, isomorphic alternation of generation. That is, gametophyte and sporophyte are same in morphology. बाहर से देखने में दोनों सेम लगेंगे, हम कहेंगे आइसोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, राइट? और उसी के बाद सम ऑफ द ग्रीन algae members also. Now some of the green algae member कौन कौन से हमारे पास? उल्वा, and cladophore, right? Haplodiploidic life cycle with isomorphic alternation of generation. मैम मैम डिप्लॉन्टिक को मेजरली कौन फॉलो करता है? एल्गी नहीं करते बेटा, एंड जिम्नो एनजीओ करते हैं। ओके, दैट्स राइट, फाइन, राइट? एवरीवन कंप्लीटेड विद द लाइफ साइकिल बचा? यस मैम। पूरा अच्छे से क्लियर हो गया है सेक्सुअल लाइफ साइकिल कंप्लीट इसका? हैप्लोडिप्लॉन्टिक के एग्जांपल्स, डिप्लॉन्टिक के एग्जांपल, हैप्लॉन्टिक के एग्जांपल, क्योंकि एग्जाम में जो मेन आएगा वो एग्जांपल वाइज ही आएंगे, राइट? डायरेक्ट एग्जांपल्स ही पूछेगा आपसे, राइट? और उसी के बेसिस पे डिफाइन करेंगे कि हम कैसे कैसे से मूव करते हैं कि रेड एल्गी के मेंबर्स में क्या है, ग्रीन एल्गी के मेंबर्स में क्या है, ब्राउन एल्गी के मेंबर्स में क्या है। तो याद रखना, अगर क्वेश्चन आ जाता है मेजॉरिटी ऑफ थैलोफाइटा मेंबर फॉलो, तो आंसर हैप्लॉन्टिक जाएगा, हैप्लोडिप्लॉन्टिक या डिप्लॉन्टिक दिमाग में नहीं आना चाहिए, राइट? और अगर क्वेश्चन कहता है हमारे पास कि वी आर बीइंग टॉकिंग अबाउट दी, राइट, हमने यहाँ पर उसके स्पेशल केसेस पढ़ने हैं, तो हमारे पास एल्गी में ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी और रेड एल्गी की ये एक्सेप्शनल केसेस आ जाएंगे। क्वेश्चन आता है मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी मेंबर फॉलो, रेड एल्गी के मोस्ट ऑफ द मेंबर किसको फॉलो करेंगे गाइस? फिल इन द ब्लैंक। मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी मेंबर फॉलो haplodiploidic life cycle. Exactly, haplodiploidic life cycle. So most of the red algae member follow haplodiploidic life cycle. Right, समझ आया यहाँ तक का पॉइंट? मैंने अगर सम ऑफ द ब्राउन एल्गी बोले तो क्या बोले तो? सम ऑफ द ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी के मेंबर्स अगर पूछता है तो हमारे पास राइट हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ही आएगा, राइट? ब्राउन एल्गी के अंदर भी, लेकिन कभी ब्राउन एल्गी से क्वेश्चन आता नहीं है क्योंकि इसके मेंबर में हैप्लोडिप्लॉन्टिक भी मिल रहा है, डिप्लॉन्टिक भी मिल रहा है। तो इसके एग्जांपल ना फ्यूकस कहा जाता है, लेमिनारिया कहा जाएगा, कैल्प्स कहा जाएगा। कैल्प्स बोलेंगे तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, राइट? तो उसके बेसिस पे क्या समझ आया पॉइंट? अंडरस्टूड ना? कैल्प्स को पढ़ाऊंगी आपको, कैप्स अभी कैल्प्स में भी ब्राउन एल्गी के अंदर ना, राइट? अभी डिटेल पढ़ाने वाली हूँ ब्राउन एल्गी की, तो उसमें पढ़ाऊंगी, फाइन, ठीक है मैम, राइट? चलो अब इसी में ही आगे बढ़ जाते हैं विद द नेक्स्ट वन, राइट? दैट इज, देखो तो अब हमने इसका सेक्सुअल लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ा। हमने कहा सेक्सुअल लाइफ साइकिल के बारे में यहाँ पर आइजोगैमी एंड उगैमी, ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है, ध्यान रखना, राइट? क्या क्या हमारे पास करते हैं,
राइट। और उसी के बाद नाउ स्टार्टिंग विद द क्लासिफिकेशन ऑफ द थैलोफाइटा। जैसे हमने डायटम डायनोफ्लैजिलेट की टेबल की थी, वैसे अब यहाँ पर ये करने वाले हैं। फिर इसके एक दो मेंबर स्पेशल जो बताने हैं मुझे, एक दो फीचर्स उनके, बस थैलोफाइटा में इतना ही है। मेन क्वेश्चन थैलोफाइटा से हमेशा आपको जो एग्जाम में देखने को मिलेगा वो यही कि हाउ ग्रीन एल्गी डिफर फ्रॉम द ब्राउन एल्गी, हाउ ब्राउन एल्गी डिफर फ्रॉम द रेड एल्गी, व्हाट आर द स्पेसिफिक फीचर्स, राइट। डायरेक्ट क्वेश्चन उसी से आता है, तो वो चीजें ध्यान रखनी है। जब हम थैलोफाइटा को पढ़ रहे थे तो ड्यूरिंग दैट स्टडी ऑफ द थैलोफाइटा इटसेल्फ, राइट, वी जस्ट क्लासिफाइड थैलोफाइटा। हमने थैलोफाइटा को क्लासिफाई किया था एफी फ्रिच ने। एफी फ्रिच इज कॉल्ड एज अ फादर ऑफ द एल्कोलॉजी आल्सो, राइट। एफी फ्रिच साइंटिस्ट थे जिन्होंने थैलोफाइटा को इनिशियली 11 क्लासेस में डिवाइड किया था, 11 डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई 11 क्लासेस में जो हम डिवाइड कर रहे हैं इसको स्टडीज की थोड़ी सिंपलर बनाने के लिए दैट वी विल जस्ट क्लासिफाई दिस, राइट, ओनली इन द 3। हम 11 को सम अप करके कितनी क्लासेस में ले आए, 3 क्लासेस में ले आए, क्योंकि 11 में से साइनोबैक्टीरिया हमने अलग मूव करा दिया, अलग अलग ग्रुप से मूव करा दिया, तो वी गेट टू मूव ओवर टू द 3 क्लासेस। और वो जो 3 क्लासेस हमारे पास बनी which are being regarded as, इसको हमने डिफाइन किया, राइट, एज आपका यहाँ पर ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी मेंबर्स, हमने इसको स्टेट कर दिया। अब ये जो मेरे पास राइट क्लासेस बनी है, राइट, जिसको मैंने डिफाइन कर रही हूँ तीनों क्लासेस, राइट, ये किन फीचर्स के बेसिस पे बनाई हमने, व्हाट आर द फीचर्स ऑन द बेसिस ऑफ विच वी हैव जस्ट मेड दीज क्लासेस। हमने क्लासेस बनाई पिगमेंट्स के बेसिस पे, क्या क्या फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट है, राइट, व्हाट इज द मोड ऑफ द फ्लैजिलेशन, फ्लैजिलेशन का क्या मोड है इनके पास, राइट, स्टोरेज प्रोडक्ट क्या है इनके पास, और सेल वॉल की केमिस्ट्री क्या है। बेटा बेसिकली आप इन तीनों में मेन डिफरेंस इसी का देखोगे। पिगमेंट अगर देखा जाए तो क्लोरोफिल ए होना तो कंपलसरी है ही है, लेकिन ग्रीन एल्गी के साथ ए के साथ क्लोरोफिल बी, ब्राउन एल्गी के साथ ए के साथ कौन आ गया हमारे पास, क्लोरोफिल सी, और रेड एल्गी के पास क्लोरोफिल डी। तो बी सी डी हमने कर दिया, ए तो रखा सिंपल बी सी डी, ग्रीन एल्गी बी, ब्राउन एल्गी सी, रेड एल्गी डी, राइट। स्टोरेज प्रोडक्ट भी तीनों में अलग अलग है, फ्लैजिलेशन का मोड भी अलग अलग है। रेड एल्गी के तो कोई भी मेंबर फ्लैजिलेटेड नहीं होते, फ्लैजिला की डेवलपमेंट उसकी थ्रू आउट द लाइफ साइकिल कहीं नहीं होती, राइट। ब्राउन एल्गी के मेंबर में भी फ्लैजिलेशन कम हो गया, लेकिन ग्रीन एल्गी के मेंबर में हमें फ्लैजिलेशन मिला, राइट। फिर हमने कहा सेल वॉल की केमिस्ट्री भी अलग अलग है, हर एक में डिपोजिशन, राइट, और कुछ में तो है भी नहीं, लाइक ग्रीन मेंबर के पास डिपोजिशन नहीं है। तो हमने बेसिकली इन 3-4 मेन फीचर्स के बेसिस पे वी जस्ट क्लासिफाई थैलोफाइटा इनटू द 3 मेन क्लासेस, राइट, क्लोरोफाइसी, राइट, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। रिमेंबर द नेम। तो हमने ये क्लासिफिकेशन किसके हिसाब से किया है, दिस इज कॉल्ड एफी फ्रिच क्लासिफिकेशन, इसको डिफाइन किया एफी फ्रिच क्लासिफिकेशन। और ये चारों ऑर्डर्स ध्यान रखना, पिगमेंट, फ्लैजिलेशन, स्टोरेज प्रोडक्ट एंड केमिस्ट्री ऑफ द सेल वॉल, क्योंकि क्वेश्चन आ चुका है नीट में दैट थैलोफाइटा आर बीइंग क्लासिफाइड ऑन व्हिच पर्टिकुलर बेसिस, on the different bases where one of the base not selected for, आपको not selected वाला select करना था, तो इन चारों के अलावा 5वां था एक जो आपको select करना था, राइट। तो अब इसमें से हमने सबसे पहले राइट फीचर्स की बात की, तो द वेरी फर्स्ट फीचर वी टॉक अबाउट इज द हैबिटेट। अब अगर हम हैबिटेट डिफाइन करते हैं तो हमें पता है बेटा एल्गी के अधिकतर मेंबर्स, मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर, मोर देन 90% मेंबर्स पूरे थैलोफाइटा के एक्वाटिक इकोसिस्टम में रहते हैं। तो एक्वाटिक इकोसिस्टम हम ये भी जानते हैं कि इट्स गोइंग टू बी द फ्रेश वाटर एज वेल एज मरीन वाटर, राइट। तो अब हमने कहा फ्रेश वाटर है, मरीन वाटर है, प्लस उसके साथ एक और है विच इज कॉल्ड ब्लैकिश वाटर, राइट। एंड ब्लैकिश वाटर हमारे पास क्या होता है, फ्रेश वाटर में हम कहते हैं सैलिनिटी इज अप्रोक्सीमेटली नियर टू 0 to 10% के बीच में होती है, बहुत ही हम मेनली 0% नहीं लेके चलते हैं। सॉल्ट वाटर में सैलिनिटी 50% से ज्यादा। इन मीडियोकर ऐसे एरिया में जहां पर सैलिनिटी 0 से तो ज्यादा है लेकिन सॉल्ट से कम है, राइट, तो उस वाटर को हम नाम देते हैं ब्रैकिश वाटर, राइट। तो वेयर द ऑर्डर ऑफ द सैलिनिटी इज ग्रेटर देन द फ्रेश वाटर बट लेस देन द सॉल्ट वाटर, राइट, वी जस्ट डिफाइन दैट एज द ब्रैकिश वाटर, हम उसे डिफाइन करते हैं। तो क्लोरोफाइसी हमारे पास मेंबर जो फ्रेश वाटर में भी मिल रहे हैं, ब्रैकिश वाटर में भी मिल रहे हैं, सॉल्ट वाटर में भी मिल रहे हैं, राइट। इन तीनों हैबिटेट्स में हमें फाइंड होंगे, राइट। ब्राउन एल्गी के मेंबर ऐसे होंगे जो थोड़े फ्रेश वाटर में अब कम हो जाएंगे, और ये चीज, हाँ जी बेटा। मैम ब्रैकिश वाटर क्या है? ब्रैकिश वाटर इज बीइंग द वन जिसकी सैलिनिटी फ्रेश वाटर से ज्यादा है और सॉल्ट वाटर से कम है। तो इन बिटवीन जो जोन में हमें मिलता है उसे हम ब्रैकिश वाटर का नाम डिफाइन करते हैं, ओके मैम, ठीक है, राइट। हाँ जी बेटा। तो अब हमने कहा यहाँ पर ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी के मेंबर्स फ्रेश वाटर में हमारे पास कम हो गए, सॉल्ट वाटर में ज्यादा, राइट। तो ये मरीन इकोसिस्टम में हमें ज्यादा मिलेंगे एज कंपेयर टू द फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, जिसमें ब्रैकिश वाटर भी आ गया, सॉल्ट वाटर भी आ गया, दोनों जगह मिलेंगे, लेकिन फ्रेश वाटर में इनके मेंबर हमारे पास थोड़े कम हो चुके हैं, राइट। तो हमने कहा हैबिटेट के बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन कर दिया।
अब आ जाते हैं प्लांट बॉडी के बेसिस पे। तो प्लांट बॉडी के बेसिस पे आते हैं, तो हमने कहा भाई प्लांट बॉडी कैसी है हमारे पास। तो ग्रीन एल्गी के अंदर अगर बॉडी स्ट्रक्चर की बात की जाए तो हमें यहाँ पर प्रॉपर प्लांट बॉडी तो मिलेगी नहीं, तो इट्स गोइंग टू बी द वन व्हिच इज ईदर अ यूनिसेलुलर और अ कॉलोनियल, और वी कैन से द फिलामेंटस फॉर्म्स आर गोइंग टू बी प्रेजेंट, राइट। तो अब उसी में ही देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले मैं बॉडी स्ट्रक्चर ग्रीन एल्गी का डिस्कस करूंगी आपसे, फिर ब्राउन एल्गी, फिर रेड एल्गी, फिर उसके बाद उसके कंपैरेटिव डिफरेंसेस पे वापस आ जाएंगे, राइट। तो द वेरी फर्स्ट स्टार्टिंग अबाउट द ग्रीन एल्गी। तो ग्रीन एल्गी में हमने कहा बॉडी फॉर्म्स कैन बी, नंबर फर्स्ट, यूनिसेलुलर, क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला, राइट। तो हमारे पास यूनिसेलुलर के एग्जांपल हो गए क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला, राइट। उसी के बाद हमने कहा that another one is, second is filamentous, eulothrix and spirogyra, right. Then colonial, and parenchymatous, ulva and cladophora, राइट। ये मेन एग्जांपल्स जो आपको ध्यान रखना है। अब अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें, राइट, ग्रीन एल्गी का बॉडी स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो वी से इफ यू विल टॉक अबाउट दी हमारे पास सेल के अराउंड a rigid cell wall is present, and this rigid cell wall is made up of inner, जो अंदर वाली लेयर है, cellulosic layer, and outer is the pectin, पेक्टोज लेयर, या तो पेक्टिन कह लो पेक्टोज लेयर, fine. And on the rigid cell wall no deposition, राइट। डिपोजिशन सरफेस पे नहीं मिलेगी। डिपोजिशन कहने का क्या मतलब बेटा, यहाँ पर अभी मैं आगे पढ़ाने वाली हूँ सल्फेटेड नॉन सल्फेटेड हाइड्रोक्लोराइड की डिपोजिशन ब्राउन एल्गी और ग्रीन एल्गी के अंदर, इसमें हमें कोई डिपोजिशन यहाँ पर स्पेसिफिकली नहीं मिलेगी। कंप्लीटेड है यहाँ तक का पॉइंट। पॉइंट समझ आया अच्छे से, राइट ना। अब हमने कहा बच्चे ग्रीन एल्गी के मेंबर के अंदर अगर देखा जाए तो सबसे मेन चीज, दे हैव द वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट है। नेक्स्ट उसी के बाद they have the small bodies which are called pyrenoids. Pyrenoids सुने क्या होता है? Pyrenoids, right? Because sap vacuole नहीं है ना, तो they have the protein droplets
ऐसे प्रोटीन ड्रॉपलेट जिसके ऊपर स्टार्च डिपॉजिट होता है, राइट, तो दे आर कॉल्ड एज दी स्टोरेज बॉडीज. ये स्टोरेज बॉडीज बिकॉज सैप वैक्यूल रिमेन एब्सेंट. नाउ अब अगर सैप वैक्यूल नहीं है इनके पास तो स्टोरेज कैसे करते हैं? ये हमारे पास देखो प्रोटीन बॉडी है. इस प्रोटीन बॉडी के ऊपर and this is the structure called pyramid. Got the point everyone? Yes guys, pyramid पे question नीट दे चुका है, ध्यान रखना अच्छे से. Right, so they are the protein droplet over which starch is getting deposited. Completed यहाँ तक का point? Understood with the concept? Good. अच्छा, अब हमने यहीं पर जब सेलुलर स्ट्रक्चर में पायरिनोइड्स की बात की, हमने स्टोरेज बॉडी की बात की, तो दे हैव द क्लोरोप्लास्ट आल्सो एंड क्लोरोप्लास्ट इज इन डिफरेंट शेप में. तो देखो बॉडी स्ट्रक्चर में यूनिसेल्युलर, कॉलोनियल, फिलामेंटस, रिजिड सेल वॉल, इनर लेयर सेलुलोस, आउटर लेयर पेक्टोस, डिफरेंट शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट. ये चारों शेप्स अच्छे से याद रखनी है, राइट, विद द एग्जांपल्स. राइट, कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट. कप शेप्ड किसके अंदर मिलता है हमें? क्लेमाइडोमोनास के अंदर. स्पाइरल शेप लाइक अ रिबन शेप स्पाइरोगैरा. नहीं, क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगैरा को तो भी डायग्राम डिटेल में बताऊंगी मैं, राइट. उसी के बाद गर्डल शेप. गर्डल का मतलब बैंड्स, जैसे बहुत सारे बैंड्स होते हैं, मल्टीपल बैंड्स बनाए जाते हैं, वैसा शेप मिलता है मुझे यूलोथ्रिक्स के अंदर. और रेटिकुलेट का मतलब क्या होता है? यस, हु विल टेल मी द मीनिंग ऑफ रेटिकुलेट? हम नेटवर्क. वेरी गुड, बिल्कुल. तो हमने कहा यहाँ पर नेटवर्क की तरीके से जो हमें मिलेगा, राइट, दैट इज कॉल्ड एज द रेटिकुलेट इन द केस ऑफ द क्लैडोफोरा. क्लैडोफोरा के अंदर हमें मिलेगा रेटिकुलेट, पूरा नेटवर्क मिलेगा हमें, राइट, क्लोरोप्लास्ट का. तो डिफरेंट शेप ऑफ द क्लोरोप्लास्ट आर बीइंग प्रेजेंट एज कप शेप, स्पाइरल शेप, गर्डल शेप, और वी कैन से द रेटिकुलेट शेप इज गोइंग टू बी प्रेजेंट. राइट, कंप्लीट हुआ यहाँ तक का पॉइंट अच्छे से, राइट. सो दिस इज अबाउट द होल क्लोरोफाइसी स्ट्रक्चर. अब इसी में ही आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द सेकेंड, दैट इज ब्राउन एल्गी. अब ब्राउन एल्गी जो होते हैं ना, ब्राउन एल्गी में देयर इज नो यूनिसेल्युलर फॉर्म एग्जिस्ट. यूनिसेल्युलर फॉर्म हमें कोई भी नहीं मिलेगी, राइट. वी आर नॉट गोइंग टू फाइंड द यूनिसेल्युलर फॉर्म. रादर इनके बॉडी स्ट्रक्चर को हम कैसे डिफाइन करते हैं? इज डिफाइंड एज multicellular, branched, unbranched, filamentous scalps. नहीं, filamentous scalps की तरह हमें डिफाइन करते हैं. इतने लंबे लंबे होते हैं कि नीचे प्रेजेंट होते हैं एक्वाटिक इकोसिस्टम ओशन में, एकदम बेस पे और ऊपर तक दिखते हैं हमें. दे हैव अ वेरी लॉन्ग हाइट, राइट. और कैल्प्स में होता क्या है बेसिकली? अब अगर कैल्प्स का स्ट्रक्चर देखा जाए बेटा, तो लेट अस सपोज ये हमारे पास नीचे सॉइल सरफेस वाला पोर्शन है, which is called as the, इसको हमने नाम दे दिया substratum, right. For attachment to the substratum, substratum से अटैच करने के लिए इनके पास सबसे नीचे एक पार्ट है which is called hold fast. फिर एक elongated tube like structure है कनेक्शन के लिए called as, and then going to have the part called as the front, right. तो हमारे पास तीन पार्ट हो गए, होल्ड फास्ट, स्टाइप एंड फ्रंट, राइट. और ये हमारे पास पार्ट क्या क्या हुए देखो. यहाँ पर हमने कहा होल्ड फास्ट का काम क्या होगा इसका? व्हाट इज द वर्क ऑफ द होल्ड फास्ट? एंकरेज, अटैचमेंट या अडहेशन. हाँ, एंकरेज करना मीन्स अटैचमेंट करना, अडहेयर करना, अडहेशन करना, एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल का एब्जॉर्प्शन. कहां से? सबस्ट्रेटम से. जो सबस्ट्रेटम पे अटैच है. स्टाइप का काम क्या होगा? कंडक्शन. जो भी वाटर मिनरल आया है नीचे से उसको कहां लेके जाना? फ्रंट तक, राइट. एंड फ्रंट इज द
photosynthetic zone, जिसमें हम सेंटर में इस तरीके से we can see the midrib, and over the surface we see the structure which are called as the air bladders. राइट, ये हमारे पास स्ट्रक्चर बना कैल्प्स का, लैमिनेरिया कह लो, एक्टोकार्पस कह लो, फ्यूकस कह लो, डिक्टियोटा, कंप्लीट यहां तक का पॉइंट। यस गाइस, कंप्लीटेड। अब अगर मैं इसके एक सेल को बाहर निकालूं, लेट अस सपोज मैं इसके एक सेल को अगर बाहर निकालती हूँ और इसका अगर सेल्यूलर स्ट्रक्चर फोकस करती हूँ, तो मुझे इसका सेल्यूलर स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा? दिस इज अ सेल एंड दिस इज इन दी मेम्ब्रेन। तो हमने कहा मैम एक मिनट बेटा, पेक्टोसेल्यूलोसिक सेल वॉल, and over the pectocellulosic cell wall they have a deposit. Anyone having an idea कौन से deposit होते हैं इनके पास? Right, they have the deposit called non-sulfated मैम एल्जिन डिपॉजिट होता है। हाँ, non-sulfated hydrocolloids are called phycocolloids, called as alginic acid or algin also you can say, right? हमने कहा इसके पेक्टोसेल्यूलोसिक वॉल पे एक नॉन सल्फेटेड नॉन सल्फर कंटेनिंग फाइकोकोलॉइड की प्रेजेंस है, जिसे हमने एल्जिनिक एसिड का नाम दिया, राइट? फाइकोकोलॉइड वो होता है जो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, राइट? सो दे आर कॉल्ड एज द वाटर एब्जॉर्बेंट्स, जो वाटर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, राइट? वो हमारे पास प्रेजेंट है, राइट? जिसमें हमने कहा एल्जिनिक एसिड इज बीइंग दी वन, राइट? बाकी अंदर सब कुछ सेम है, न्यूक्लियस इज देयर, कंप्लीट आपका यहाँ पर, राइट? प्लास्टिड्स आर देयर, ऑर्गेनेलीज आर देयर। अच्छा, प्लांट के अंदर यूनिसिस्टर्नल गोल्जी बॉडी प्रेजेंट होते हैं, मल्टीसिस्टर्नल गोल्जी बॉडी होते हैं? In the case Unisysternal. of unisysternal, and the unisysternal is Dictyosomes. dictyosomes. याद आया सबको, right? Yes. So we find them as the dictyosomes, हमने इन्हें define कर दिया। Complete यहाँ तक का point बचा अच्छे से? Fine. Yes guys. Any doubt here? मैम स्ट्रक्चर का नाम Calc organism का नाम है बेटा। Calc is the name of the group, जो ग्रुप ये स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं। जैसे फ्यूकस इसका एग्जाम्पल हो गया, तो ये जितने हैं ना, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हुए, राइट? ये सब एग्जाम्पल्स हैं जहां पर हम कहेंगे कि भाई कैल्प है हमारे पास, जिसमें एक पूरा ग्रुप हो गया, जिसके एग्जाम्पल डिक्टियोटा, लेमिनारिया, फ्यूकस, एक्टोकार्पस, मेजॉरिटी ऑफ द ब्राउन एल्गी मेंबर्स। यस बेटा। यस, एनी अदर डाउट? स्ट्रक्चर समझ आ गया अच्छे से? फाइन। रेड एल्गी पे चले। हमें आर्जेनिक एसिड लिखा हुआ है। एल्जिनिक एसिड, ALGINIC, एल्जिनिक एसिड। वो हम कहते नहीं है, याद हो आपको? तो बीड्स बनाते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द प्लांट टिश्यू कल्चर सोडियम एल्जिनेट के, और वो एल्जिनिक एसिड कहाँ से निकलता है हमारे पास? फ्रॉम देम ओनली। ब्राउन एल्गी से हम एल्जिनिक एसिड निकालते हैं। एल्जिनिक एसिड इज गोइंग टू फॉर्म द बीड लाइक स्ट्रक्चर। अच्छा, वो देखिए बेसिकली कुछ ऐसे कलर्ड बॉल्स आते हैं, वो बॉल का पैकेट होता है, जिनको वाटर में डालो और वो स्वेल अप हो जाते हैं। वाटर में डालो तो बिल्कुल स्वेल अप हो जाते हैं। वो फाइकोकोलॉइड्स ही हैं, राइट? दे आर फाइकोकोलॉइड्स ओनली, जो वाटर को एब्जॉर्ब करें एंड दे जस्ट गेट स्वेल अप, राइट? तो ये स्ट्रक्चर्स इसमें प्रेजेंट है ताकि इन्हें बायंसी की एबिलिटी मिलती रहे, दे जस्ट गेट फ्लोट इन द वाटर बॉडी, right? That's why they are being found. Complete with the part? Now, moving to the red algae.
रेड एल्गी में नो फ्लैजिलेटेड फॉर्म एग्जिस्ट, कोई भी फ्लैजिलेटेड फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करती इनके अंदर, राइट, नो फ्लैजिलेटेड फॉर्म, राइट। उसी के बाद दे हैव मल्टी सेल्यूलर बॉडी स्ट्रक्चर, पैरेन्काइमेटस भी है, पोरफायरा इसका एग्जाम्पल, फिलामेंटस भी है जिसमें फिलामेंटस में ब्रांच्ड भी है और अनब्रांच्ड भी है। ब्रांच्ड इन द केस ऑफ पॉलीसिफोनिया and unbranched in the case of Batrachospermum, which is called frog spawn algae, common name है इसका, जो filamentous है लेकिन unbranched है। फाइन मैम हाँ जी बेटा। मैम रेड एल्गी के अंदर जो पिगमेंट होता है वो पैरेन्काइमेटस सेल्स में होता है, कहाँ पे होता है मैम? पिगमेंट तो सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट में या वैक्यूल में होगा ना। पिगमेंट इज अ पार्ट इनसाइड द सेल, मतलब चाहे वो आप Yes, पैरेन्काइमेटस लो चाहे वो आप कोई और सेल ले लो, बट इनके कलेक्टिव मास हम क्यों कह रहे हैं, क्यों हम इनको बार बार या तो पैरेन्काइमेटस लिख रहे हैं, बिकॉज इसमें ऑर्गन नहीं बना, दे डोंट हैव द रूट स्टेम लीफ, ऑर्गन बना ही नहीं इसके अंदर, तो टिश्यू लाइक अरेंजमेंट प्रेजेंट है, दैट्स इट। वो टिश्यू लाइक अरेंजमेंट में फिलामेंट का स्ट्रक्चर बन गया, बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन गया, राइट, कॉलोनियल स्ट्रक्चर बन गया, वो आपने देखा उसको, ओके मैम। ठीक है ना, राइट। मेजॉरिटी ऑफ रेड एल्गी सर्वाइव इन द मरीन एनवायरनमेंट, दैट इज सी वाटर में रहते हैं, इसमें से ओनली फ्रेश वाटर रेड एल्गी जो सिर्फ फ्रेश वाटर में रहता है, बेट्राकोस्पर्म, ओनली फ्रेश वाटर रेड एल्गी, सिर्फ अकेला फ्रेश वाटर रेड एल्गी ही है, बेट्राकोस्पर्मम, राइट, जिसे हम कहते हैं SPERMUM, ठीक है, स्पर्मम, right, betrachospermum. So that is the one which is being found in the fresh water, otherwise majority of them are found in the marine water only, marine में ही मिलते हैं। उसी के बाद रेड एल्गी का अगर हम सेलुलर स्ट्रक्चर देखें तो if you will see the cellular structure, तो हमने कहा normally we have the pectocellulosic cell wall, right, but this pectocellulosic cell wall has the deposition, और इसके ऊपर किसका डिपोजिशन मिलता है हमें यहाँ पर? पॉलीएस्टर्स का। पॉलीएस्टर्स कहाँ से आ गए? सल्फेटेड, मैम पॉलीएस्टर्स भी होते हैं शायद। हाँ, सल्फेटेड फाइकोक्लोइड्स, सल्फेटेड फाइकोक्लोइड्स आर प्रेजेंट। ब्राउन एल्गी में कौन थे हमारे पास? नॉन सल्फेटेड फाइकोक्लोइड, इसमें कौन से होंगे? सल्फेटेड फाइकोक्लोइड लाइक अगार और कैराजीन और फ्यूनोरी, ये है हमारे पास, राइट। अगार जैसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, कैराजीन एक्सट्रैक्ट करते हैं, फ्यूनोरी एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो दे आर दी सल्फेटेड फाइकोक्लोइड्स, राइट। सल्फेटेड फाइकोक्लोइड्स हम कहते हैं जो इनकी बॉडी पे डिपॉजिटेड है, राइट। नेक्स्ट, दे डोंट हैव पायरिनोइड्स, पायरिनोइड्स रिमेन एब्सेंट as show the development of vacuole, जबकि ब्राउन एल्गी कर चुका था वैक्यूल की डेवलपमेंट, लेकिन ब्राउन एल्गी के अंदर फिर भी पायरिनोइड्स थे, राइट, लेकिन यहाँ तो प्रॉपर वैक्यूल की डेवलपमेंट हो चुकी है, पायरिनोइड्स की कोई जरूरत नहीं है। फाइन, पॉइंट क्लियर हुआ? Everyone understood? Yes, ma'am. Good.
Right, so this is what we will say for the brown algae, red algae and green algae structures. तो देखो हमने कहा प्लांट बॉडी में सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटस प्रोफ्यूजली ब्रांच लेमिनारिया के अंदर जहां हल्की हल्की ब्रांचिंग हमें मिल जाएगी. रिजिड सेल वॉल सेलुलोज एंड पेक्टिन नॉन सल्फेटेड हाइड्रोक्लोराइड एनसीईआरटी स्टेटमेंट है, भूलना नहीं. एल्जिन डिपॉजिट ओवर द सरफेस, डिफरेंशिएट इनटू होल्डफास्ट टाइप एंड फ्रॉम, सेंट्रली लोकेटेड वेल वैक्यूल एंड वेल डेवलप्ड प्लास्टिड. अच्छा, अब एक चीज यहाँ पर, in the case of chlorophycine, a granule chloroplast, क्या मतलब है इसमें? That is thylakoid remain कैसे रहेंगे हमारे पास? Scattered. थाइलाकोइड मिलके ग्राना बनाते हैं ना, हमें ग्राना नहीं मिलेगा, सिर्फ इंडिविजुअल थाइलाकोइड्स मिलेंगे. हम क्या कहेंगे यहाँ पर, हमें कैसे मिल रहा है? ए ग्रानल क्लोरोप्लास्ट इज विजिबल, थाइलाकोइड रिमेन्स स्कैटर्ड इन नेचर. जहां वेल डेवलप्ड थाइलाकोइड मिल गए, ग्राना अभी भी प्रॉपर नहीं आएंगे, लेकिन हम लिखेंगे नहीं, हम सिर्फ लिखेंगे वेल डेवलप्ड प्लास्टिड्स. राइट, तो वो हो गया हमारे पास ब्राउन एल्गी. राइट, इसके बाद तो ऑब्वियसली आगे वेल डेवलप होंगे ही हमारे पास, तो वो मेंशन नहीं करेंगे. राइट, रेड एल्गी के मेंबर मल्टी सेल्यूलर मेजोरिटी में, कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है, रिजिड सेल वॉल है, सेलुलोज एंड पेक्टिन की, सल्फेटेड हाइड्रोक्लोराइड है, अगार, कैराजीन एंड फिनोरी. राइट, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. राइट, रेड एल्गी शो, और ये अगर याद हो तो हमने पहले भी कहीं पढ़ा है, गुडिकॉफ फिनोमिनन. Yes, ma'am. In the case of From blue-green algae. blue-green algae, Gudicoff phenomenon और complementary chromatic adaptation. बहुत बार क्वेश्चन आता है, red algae shares similarity with blue-green algae in the case of Gudicoff phenomenon as it show the presence of 3 pigments. कौन कौन से पिगमेंट हो गए? R phycocyanin. अब यहाँ R लिखूंगी मैं आगे क्योंकि रेड एल्गी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. R L-phycocyanin. Right, and the third one is R phycoerythrin. Right, और यही phycoerythrin कौन सा कलर इन्हें प्रोवाइड करता है? रेड कलर. रेड कलर. राइट, मरीन वाटर में, वार्मर एरिया में हमें इनकी अबंडेंस मिल जाएगी. तो पहले कुछ स्पेसिफिक बॉडी स्ट्रक्चरल फीचर्स क्लियर हो गए सबको अच्छे से? एवरीवन डन? आगे बढ़ जाओ इसी में. फ्रॉग स्वान स्ट्रक्चर क्या है? कौन सा स्ट्रक्चर? फ्रॉग स्वान आपने पहले लिखवाया है. फ्रॉग स्पॉन एल्गी. बेटा, फ्रॉग जब स्पॉनिंग करते हैं तो ड्यूरिंग द स्पॉनिंग प्रोसेस, स्पॉनिंग सबको पता है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेटामॉर्फोसिस फ्रॉग्स विल ग्रो. राइट, जो टैडपोल स्टेज होती है बहुत अच्छे से ग्रो करती है, और बिल्कुल ऐसे ग्रो करते हैं, इट्स लुकिंग लाइक व्हेन द एग इज बीइंग बॉइलिंग अप. राइट, जब ऑमलेट बन रहा होता है और एग जो पूरी अपनी कॉलोनी बना लेता है वहां पर, वैसे लगता है. तो इट्स लुकिंग लाइक फ्रॉग स्पॉन एल्गी, उसके जैसे लगता है ड्यूरिंग द स्पॉनिंग ऑफ द फ्रॉग एग्स. राइट, व्हेन इट इज हैपनिंग, तो उसके तरीके से स्ट्रक्चर दिखाई देता है इसका, इसलिए हम कहते हैं फ्रॉग स्पॉन एल्गी. कॉमन नेम है इसका, बेट्राकोस्पर्म. कंप्लीटेड? यानी यहां तक? यस. नाउ नेक्स्ट वन बचा इसके बाद फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के बेसिस पे क्लोरोफिल ए एंड बी, वेरी इंपॉर्टेंट, क्लोरोफिल ए एंड सी, क्लोरोफिल ए एंड डी. ठीक है. राइट, यहाँ पर क्लोरोफिल ए का डोमिनेंस है इसलिए ग्रीन कलर है. स्कैटर्ड थाइलाकोइड है इसीलिए हम इसको ए ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट का नाम देते हैं. फाइन. उसी के बाद हमने कहा ये वेरी इन कलर बट मेन पिगमेंट कौन सा प्रेजेंट है? फ्यूकोजैंथिन. राइट, फ्यूकोजैंथिन इज द मेन पिगमेंट. दे आर हैविंग द फाइकोबिलेंस, फाइकोराइथिन, एलोफाइकोसानिन, जहां मेन कौन है हमारे पास? फाइकोएराइथ्रिन. राइट, जिसकी वजह से रेड कलर मिल रहा है. Reserve food material starch which are being stored in the form of, or some is stored in the form of the oil droplet also. Starch को हम store किस पे करते हैं? पायरिनोइड पे. तो पायरिनोइड की स्टेटमेंट नीट पूछ चुका है एक बार. They are not the starch droplets, they are the protein droplets over which starch is stored, not inside it, over which starch is stored. Right. Reserve food material brown algae के अंदर complex carbohydrate, laminarin, starch and mannitol. पायरिनोइड प्रेजेंट बट स्मॉल इन साइज एंड लेस इन नंबर, क्योंकि वैक्यूल डेवलप हो चुका है तो अब हमें इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है इसकी. राइट, फ्लोरिडियन स्टार्च 2020 क्वेश्चन नीट का. फ्लोरिडियन स्टार्च इज रिजर्व फूड मटेरियल विच इज स्ट्रक्चरली सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन. अमाइलोपेक्टिन अगर सबको ध्यान हो तो स्टार्च में ही हम 2 फॉर्म्स लेके चलते हैं उसकी. वन इज अमाइलोज एंड अनदर इज अमाइलोपेक्टिन. राइट, यस. अमाइलोज अनब्रांच हमारे पास चेन होती है जिसमें 1,4 लिंकेजेस होती है. अमाइलोपेक्टिन ब्रांच होता है जिसमें 1,6 लिंकेजेस होती है. तो इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल अमाइलोपेक्टिन जैसा है.
बट फ्लोराइड आयंस का डिपोजिशन है, इसलिए मैंने इसे नाम दिया फ्लोरिडियन स्टार्च एंड ग्लाइकोजन, राइट। अब पायरिनोइड्स रिमेन एब्सेंट, पायरिनोइड्स इसमें हमें नहीं मिलेंगे, राइट। तो ये स्पेसिफिक पॉइंट्स हो गए हमारे पास इन द कंडीशन फॉर दी रेड एल्गी, राइट। रेड एल्गी के फीचर्स हो गए हमारे पास। अब क्वेश्चन में ध्यान रखना, राइट, ब्राउन एल्गी शेयर सिमिलैरिटी विद, ये किसके साथ शेयर करते हैं सिमिलैरिटी? विद डायटम्स, ये हमने पहले भी पॉइंट पढ़ा था। डायटम्स के साथ, हाँ बिल्कुल, डायटम्स के साथ सिमिलैरिटी ब्राउन एल्गी शो करेगा बिकॉज ऑफ द रिजर्व फूड मटेरियल, दोनों के अंदर सेम है, राइट। एंड उसी के साथ साथ फ्यूकोजैंथन दोनों में मिलेगा हमें, राइट। दैट्स व्हाई वी विल से दे शेयर सिमिलैरिटी। और क्वेश्चन आता है रेड एल्गी शेयर सिमिलैरिटी विद साइनोबैक्टीरिया, तो ये साइनोबैक्टीरिया के साथ सिमिलैरिटी शेयर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ Gudikoff's phenomena. एग्जैक्टली गुडिकॉफ फिनोमिनन एंड रिलेटेड जितने भी पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं उसके साथ हो गए, राइट। फिर हमारे पास आता है ग्रीन एल्गी शेयर सिमिलैरिटी विद हायर प्लांट्स, शेयर सिमिलैरिटी विद हायर प्लांट्स। हायर प्लांट्स मींस आगे जितने हम बायोटेरिडो पढ़ने वाले हैं उनके साथ शेयर करते हैं। ऐसा क्यों? बेस्ड ऑन द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। आगे हम कहीं भी सी और डी के बारे में नहीं पढ़ेंगे, वी जस्ट ओनली टॉक अबाउट ए एंड बी, और हम जानते हैं एनजीओ में भी सबसे मेन वही होता है, ए और बी, और इसमें भी वही प्रेजेंट है, राइट। एंड अनदर वन स्टोरेज फूड। अगर सबको ध्यान हो तो एंजियोस्पर्म में भी स्टोरेज फूड हमारे पास एक ही होता है विच इज कॉल्ड एज दी स्टार्च। इसके अंदर भी एक ही स्टोरेज फूड है विच इज कॉल्ड एज दी स्टार्च, फाइन, राइट। तो ये हमारे पास इसका प्रोसेस हो गया विच वी विल डिफाइन फॉर दी सिमिलैरिटीज के बेसिस पे हमने इसको डिफाइन किया, राइट। अब हमने कहा यहाँ पर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, फ्रैगमेंटेशन, 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 क्योंकि फिलामेंटस बॉडी है तो फ्रैगमेंटेशन बड़े आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिमेंबर गाइस, ग्रीन एल्गी ब्राउन एल्गी ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर से शो किया। रेड एल्गी से लेके आगे किसी भी प्लांट के अंदर हमें माइटोस्पोर टाइप का नाम कोई मिला ही नहीं, हमें जूस्पोर फॉर्मेशन या ऐसा कोई स्पोर फॉर्मेशन मिला ही नहीं, राइट। सो ऑन दैट बेसिस ओनली हमने ये डिफाइन किया, राइट, कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्लोरोफाइसी के अंदर फ्लैजिलेटेड जूस्पोर जो एंडोजिनस जूस्पोर होते कौन से हैं? फटाफट जूस्पोर की डेफिनेशन दे दो क्विकली गाइस। थिन वॉल्ड और थिक वॉल्ड? थिन वॉल्ड, मोटाइल, नॉन मोटाइल? मोटाइल। मोटाइल। मोटाइल, जू का मतलब ही मोटाइल है, और उसी के साथ साथ एंडोजिनस, एसेक्सुअल स्पोर्स। नाउ फ्लैजिलेटेड जूस्पोर एंडोजिनसली जूस्पोरांजियम मिलते हैं जिसमें हमें जनरली आइसोकॉन फ्लैजिलेशन मिलता है एज 2 to 8, 2 से 8 फ्लैजिला होने के चांस है, राइट। मिनिमम 2, मैक्सिमम 8, और फ्लैजिलेशन में फ्लैजिला बिल्कुल सेम लेंथ के मिलते हैं, तो शोइंग द आइसोकॉन फ्लैजिलेशन। लेकिन वहीं पर हमारे पास फ्यूफाइसी के मेंबर के पास सिर्फ और सिर्फ बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर बनते हैं। 8 तक के नंबर ही हमने हटा दिया, हमारे पास सिर्फ बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर बनेंगे, पियर शेप होंगे, और हेट्रोकॉन फ्लैजिलेशन होगा। हेट्रोकॉन क्या पढ़ा था हमने यहाँ पर? दैट दे आर नॉट गोइंग टू हैव द डेवलपमेंट ऑफ सेम लेंथ ऑफ द फ्लैजिला, डिफरेंट लेंथ ऑफ द फ्लैजिला, बिल्कुल। तो हमने कहा अनइक्वल लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला इज गोइंग टू बी देयर इन द केस ऑफ द फ्यूफाइसी, राइट। नाउ रोडोफाइसी के अंदर जूस्पोर फॉर्मेशन नहीं होगा। अनफेवरेबल कंडीशन में दे कैन फॉर्म द पेरिनेटिंग स्पोर्स as aplanospores and hypnospores. अब aplanospores और hypnospores हमारे पास क्या है? तो we can simply say aplanospores हमारे पास वो हैं जो कि नॉन मोटाइल हैं, दोनों नॉन मोटाइल हैं लेकिन थिन वॉल्ड हैं,
राइट। और हिप्नोस्पोर्स हमारे पास कैसे हो गए? थिक वॉल्ड नॉन मोटाइल स्पोर्स। कंप्लीटेड यहां तक का पॉइंट अच्छे से? यस गाइस, सो asexual reproduction, vegetative reproduction, everyone done? Yes, ma'am. Good. Now moving to the sexual reproduction. Chlorophyce के अंदर हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, राइट, उसी के साथ आइजो एंड आइजो ओगैमी हमने तीनों पढ़े, एग्जांपल्स प्रेजेंट है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, मोस्ट ऑफ द मेंबर gametes are released outside the body, right, and there the fertilization is going to happen. ब्राउन एल्गी में वापस आइजो एंड आइजो ओ कॉमन, लेकिन ओगैमी सबसे कॉमन, राइट, जिसके अंदर हम कहेंगे फ्यूजन ऑफ गेमीट का जो फ्यूजन होगा वो होगा वाटर में, लेकिन अगर ओगैमस कर रहा है तो वो ओगोनियम में होगा, ये ध्यान रखना। अगर कोई ऑर्गेनिज्म आइसोगैमस या एनाइसोगैमस ब्राउन एल्गी का मेंबर करता है तो उसकी डेवलपमेंट होगी वाटर के अंदर, मींस फर्टिलाइजेशन होगा विद इन द वाटर। लेकिन अगर वो ओगैमस करता है तो उसकी डेवलपमेंट होगी विद इन दी ओगोनियम, राइट, और फर्टिलाइजेशन भी कैसा हो जाएगा? इंटरनल, राइट, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, राइट, इंटरनली फ्यूज करेंगे हमारे पास इनटू द ओगोनियम अगर ओगैमस प्रोडक्शन है तो। लेकिन अगर आइजो एंड आइजो है तो इट डिपेंड ऑन द चॉइसेस, राइट, दैट फर्टिलाइजेशन कैन टेक प्लेस ऑन एक्सटर्नल एज वेल। पॉइंट समझ आया यहाँ तक? राइट, पेयर शेप लेटरली बाइफ्लैजिलेटेड गेमीट्स आर गोइंग टू बी फॉर्म ड्यूरिंग द प्रोसेस, राइट, और डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल एज अ फ्यूकस का एग्जांपल अगर हम ले तो बेसिकली फॉलो अप करते हैं, राइट। फाइन एवरीवन? मैम, हाँ जी बेटा। मैम स्पेयर और ओगोनियम सेम है? बेटा oosphere is the female gamete, oogonium is the reproductive body in which oosphere development occur। तो ओगोनियम फीमेल गेमेटोफाइट का नाम है, ठीक है, राइट। तो ओगोनियम is a name of the female gametophyte where oosphere has been formed which on fertilization, right, that is oogamous reproduction lead to the formation of the zygote and going for the diplontic life cycle, राइट। कंप्लीट यहां तक का पॉइंट। नाउ रेड एल्गी के अंदर बेटा हमेशा ओगैमस, सबसे मेन पॉइंट, बहुत बार रिपीट होने वाला पॉइंट, ओगैमस, और आगे भी रेड एल्गी से आगे भी पूरे प्लांट किंगडम के अंदर हम जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, आइजो एंड आइजो खत्म, अभी पर हम हमेशा ओगैमस की बात करेंगे। तो इट इज गोइंग टू फॉलो द ओगैमी, ओगैमी को फॉलो करेगा, लेकिन पॉइंट है कि ओगैमी करते टाइम गेमीट्स हमारे पास नॉन मोटाइल रहेंगे, ये चीज ध्यान रखनी है। गेमीट्स आर नॉट गोइंग टू बी मोटाइल, गेमीट्स नॉन मोटाइल रहेंगे, गेमीट्स मोटाइल नहीं है, राइट। चाहे ओगैमस करा रहे हो आप, जबकि आप ओगैमस की डेफिनेशन लेके चलते हो कि मेल गेमीट इज मोटाइल, लेकिन इसके अंदर क्योंकि फ्लैजिलेटेड सेल नहीं बनता तो इट्स एन एक्सेप्शन केस। अभी यही ब्रायोफाइट के अंदर मेल गेमीट को मोटाइल कर देंगे, टेरिडो में मेल गेमीट को मोटाइल कर देंगे, नॉर्मल ओगैमी फॉलो कराएंगे, जिम्नो में मेल गेमीट को नॉन मोटाइल कर देंगे, एंजियो में मेल गेमीट को नॉन मोटाइल कर देंगे। तो ये फीचर इसका ओगैमस करने में भी गेमीट को नॉन मोटाइल रखना, इट्स वेरी एडवांस फीचर, इट्स अ वेरी एडवांस फीचर, क्योंकि ये फीचर जिम्नो एंजियो शो करते हैं जो रेड एल्गी ने भी शो किया है। तो याद रहेगा पॉइंट, राइट। तो दे फॉलो ओगैमी वेयर गेमीट्स आर नॉन मोटाइल इन नेचर, यहाँ गेमीट्स हमारे पास नॉन मोटाइल इन नेचर हैं, राइट, उसे हम डिफाइन करते हैं। एवरीवन गॉट दिस थिंग नाउ? कंसेप्ट समझ आया बेटा, राइट। उसी के साथ साथ इट इज गोइंग टू फॉलो अ वेरी कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल, पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट बहुत कॉम्प्लेक्स है इसके अंदर, राइट। नॉर्मल फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है, सिंगैमी हो गया, जाइगोट बन गया, जो जाइगोट बना है जाइगोट मियोसिस भी करेगा और स्पोर भी बनाएगा, लेकिन वो स्पोर डायरेक्टली गेमेटोफिटिक बॉडी नहीं बनाएगा, पहले वो एक इंटरमीडिएट स्टेज बनाएगा, और फिर इंटरमीडिएट स्टेज बनाने के बाद वो इंटरमीडिएट स्टेज फिर स्पोर बनाएगा, जिसकी वजह से कंप्लीट लाइफ साइकिल दैट इज न्यू गेमेटोफिटिक प्लांट बॉडी बनेगी। इसी वजह से इन सम मेंबर वी फॉलो हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। नाम से क्या समझ आ रहा है बेटा?
या आप पढ़ते नहीं हो, आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल याद करना है। क्या मीनिंग क्लियर हो रहा है? हैप्लो हैप्लो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, कितनी फेजेस है इसके अंदर? 2, 3 या 1? 3 3। हमारे पास सबसे पहले कौन सी? हैप्लॉइड पेरेंट बॉडी, उसने गेमीट बनाए, गेमीट से सिनगैमी किया, सिनगैमी से जाइगोट बनाया, जाइगोट ने मियोसिस किया, स्पोर बनाए, और स्पोर ने फिर बनाना क्या चाहिए था? हैप्लोडिप्लॉन्टिक अगर होती तो क्या बन जाता? डायरेक्ट मेरे पास न्यू गेमेटोफिटिक बॉडी बन जाती। लेकिन मैंने कहा नहीं, अभी एक इंटरमीडिएट स्टेज बनेगी, और वो इंटरमीडिएट स्टेज भी कैसी बनाई मैंने? हैप्लॉइड। और इंटरमीडिएट स्टेज बनने के बाद फिर उस इंटरमीडिएट स्टेज ने स्पोर बनाए, और वो स्पोर ने फिर वापस किसको बना दिया? न्यू गेमेटोफिटिक बॉडी को। तो एक हैप्लॉइड बीच में और आ गया ना, इसलिए हमने कहा हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ओनली इन द केस ऑफ हेटेरोस्पर्म, एल्स बाकी सब में हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। तो मेजॉरिटी ऑफ द रेड एल्गी आर गोइंग टू फॉलो द हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल विद अ कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स रहेगी, नो डाउट, इसके थ्रू हम पहचानते हैं। और oogamete without any flagella development is also being the feature of the red algae. Everyone got this thing now? Yes, ma'am. Completed. Right, so this is what about the whole brown algae, red algae, right, and the complete green algae. Right, now see the diagrams over here, guys. ये NCERT figures हैं, रिपीट होती है एग्जाम में, ध्यान रखना। राइट, नंबर फर्स्ट ग्रीन एल्गी के एग्जांपल्स और मेंबर्स, जिसमें से क्लेमाइडोमोनास और कारा मैं भी आपको बताऊंगी। वॉल्वॉक्स अगर देखोगे तो इज वॉल्वॉक्स लुकिंग अ कॉलोनियल स्ट्रक्चर? Yes, ma'am. राइट, इसी कॉलोनी में देखो डॉटर कॉलोनी भी दिख रही है, पेरेंट कॉलोनी भी दिख रही है। और कॉलोनी कैसे बनी? व्हेन देयर इज एन एग्रीगेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म टुगेदर, जब सारे ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ आके क्या हुए? इकट्ठे हो गए। That's why it is called as the synobium structure. इसे हम नाम क्या देते हैं? synobium structure. synobium का मतलब, cyano का मतलब बताया था multi. Remember cyanocytic mycelium, multinucleated, right? cyano का मतलब ही क्या होता है? जब multi की बात करते हैं तो बहुत सारे cells एक दूसरे के साथ आके aggregate हुए कॉलोनी में, तो इसलिए structure को नाम क्या दिया हमने? synobium structure, or called as synobial structure. right? जो भी आप कहना चाहो, right? तो synobium structure और synobial structure, right, that's the condition found in the case of the volvox. right, फिर क्लेमाइडोमोनास में देखो, डायग्राम अच्छे से भी विजिबल नहीं है, मैं बनाने वाली हूँ इसका डायग्राम। राइट, कारा इज द एडवांस ग्रीन एल्गी, सबसे एडवांस ग्रीन एल्गी है, तो याद हो तो 12th में पढ़ते भी हो। राइट, इट्स मोस्ट एडवांस ग्रीन एल्गी व्हिच इज बीइंग प्रेजेंट। राइट, उसी के बाद नेक्स्ट वन देखो, यूरोथ्रिक्स। यूरोथ्रिक्स फिलामेंटस दिख रहा है? राइट, कंप्लीट फिलामेंटस बॉडी है, और बीच में देखो बैंड टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। राइट, गर्डल और बैंड क्लोरोप्लास्ट। राइट, जैसे बैंड्स होते हैं ना, रिंग्स होती हैं, वैसे अरेंज है, लाइक इन द फॉर्म ऑफ द रिंग क्लोरोप्लास्ट इज गोइंग टू बी अरेंज्ड। राइट, दैट इज बीइंग डिफाइंड एज द यूलोथ्रिक्स। फाइन, अब ब्राउन एल्गी के अंदर देखना, लेमिनारिया, फ्यूकस एंड डिक्टियोटा। नाउ सी एवरीवन, होल्ड फास्ट, टाइप एंड फ्रॉन्ट, तीनों दिख रहे हैं चीजें। और वहीं पर देखो, किसी में फ्रॉन्ट बहुत ज्यादा ब्रांच्ड है, किसी में कम ब्रांच्ड है, और किसी में बिल्कुल भी ब्रांच है। लेमिनारिया में बिल्कुल ब्रांचिंग नहीं दिख रही, लेकिन वहीं पर फ्यूकस के अंदर थोड़ी बहुत ब्रांचिंग दिख रही है, और डिक्टियोटा के अंदर तो बहुत ही ज्यादा ब्रांचिंग दिख रही है। राइट, तो इसीलिए हमने कहा होल्ड फास्ट डिपेंड ऑन द ब्रांचिंग पैटर्न पे डिपेंड करेगा कि आपका यहाँ पर अनब्रांच्ड है। जैसे एक्टोकार्पस में तो ब्रांच ही नहीं होती, ब्राउन एल्गी में तो फिर भी थोड़े बहुत हमारे पास कट्स लग जाते हैं ब्रांच बनने की। ये जो कट्स बने हुए ना, ये बेसिकली ब्रांच बनाने की कोशिश है, कि यहाँ से ये जो कट्स है हमारे पास, ये कट्स ये शो कर रहे हैं कि यहाँ से ब्रांच बन सकती थी लेकिन बनी नहीं। राइट, वही आपने ब्रांच बना दी तो आपका कौन हो गया? फ्यूकस। और बहुत ज्यादा ब्रांचेस बना दी तो कौन हो गया हमारे पास? डिक्टियोटा। राइट, दे आर गोइंग टू हैव द एयर ब्लैडर्स, इनके पास एयर ब्लैडर्स प्रेजेंट है। राइट, फ्रंट के अंदर। राइट, जहां पर हमारे पास इन एयर ब्लैडर्स के थ्रू बेसिकली वाटर जो है, एयर जो है हमारे पास मूव इन करेगा, सो दैट दे कैन हैव द बायंसी एंड एबल टू फ्लोट ओवर द सरफेस। राइट, रेड एल्गी के अंदर देखो, इस पोरफायरा लुकिंग लाइक पैरेनकाइमेटस, ये होता है पैरेनकाइमेटस का मीनिंग। कोई शेप दिख रही है स्पेसिफिक? नो। राइट, जस्ट अ कलेक्टिव मास ऑफ द सेल। राइट, तो इसको हमने फ्रॉन्ट क्यों कह दिया? क्योंकि इट्स बीइंग द वन जो फोटोसिंथेसिस करेगा। राइट, दैट्स व्हाई वी जस्ट नेम इट एज फ्रॉन्ट। वहीं पॉलीसिफोनिया में देखो, क्या ट्री की जैसी ब्रांचेस दिख रही है? ऐसा लग रहा है स्टेम और लीफ बन गए हैं, लेकिन स्टेम लीफ नहीं है, ये आर द ब्रांचेस ओनली। फिलामेंटस में बहुत सारी ब्रांचेस है, लेकिन स्टेम लीफ नहीं है ये। राइट, तो ये स्ट्रक्चर किसका हो गया हमारे पास? पॉलीसिफोनिया। पॉली का मतलब होता है, इसका नाम देखो कैसे दिया, पॉली का मतलब होता है मल्टीपल।
और सिफोनिया, साइफन, सिफोनिया का मतलब होता है साइफन, और साइफन मीन्स ट्यूब, मल्टीपल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, बहुत सारी ट्यूब्स है, ब्रांचेस जो है हमारे पास ट्यूब है, राइट, तो मल्टीपल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच आर बीइंग, दैट इज व्हाई कॉल्ड पॉलीसिफोनिया, राइट। कंप्लीट एवरीवन, यहाँ तक स्ट्रक्चर समझ आया सबको अच्छे से? यस गाइस, Yes, ma'am. राइट, पूरा थैलोफाइटा क्लियर हुआ, राइट। नाउ मूविंग टू दी क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास के सिर्फ एक दो फीचर मुझे डिस्कस करने हैं, ज्यादा नहीं, राइट। क्लेमाइडोमोनास का हम स्ट्रक्चर देखें ना तो इट लुक लाइक अ ड्रॉप शेप, जैसे ड्रॉप होती है ना उस तरीके से दिखता है, जैसे वाटर ड्रॉप होती है। एंड उसी ड्रॉप शेप स्ट्रक्चर पे हमने एक बाहर आउटर कवर दिया which is a cell wall but a non-cellulosic cell wall. Very important thing, it never have the cellulosic cell wall, it's having the non-cellulosic cell wall, pellicle है, जैसे प्रोटीनेशियस पेलिकल होती है, made up of hydroxyproline, and proline is being the प्रोटीन इटसेल्फ, अमीनो एसिड का ही तो पार्ट है, राइट। तो हमने कहा मेड अप ऑफ हाइड्रोक्सी प्रोटीन, नॉन सेलुलोसिक सेल वॉल, राइट। देन वी विल से एंटीरियर आइसोकॉन्ट फ्लैगेलेशन, राइट। तो हमारे पास फ्लैगेलेशन कैसा है, एंटीरियर है, एंटीरियर एंड से निकल रहा है, किस पोजीशन से निकलते हैं, इन दोनों को क्या कहते हैं, जहां से निकलते हैं, कॉल्ड एज दी बेसल बॉडी, रिमेंबर द फ्लैजेला विल अराइज फ्रॉम द बेसल बॉडी, राइट। तो हमने कहा इंटीरियर निकल रहे हैं हमारे पास, वी से एंटीरियर आइसोकॉन्ट flagellation is going to be present, right? Now going to have a very specific thing, cup shaped क्लोरोप्लास्ट। पढ़ा था हमने अभी कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट होगा, और क्लोरोप्लास्ट सबको पता ही है डबल मेम्ब्रेनस इन नेचर इट इज, फाइन। इस कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन मूव कर रहे होंगे हमारे पास, ग्राना तो होगा नहीं, तो वी हैव दिस स्कैटर्ड agranal thylakoids, fine। on the position going to have pyrenoid, जो किसको सेव कर रहा होगा हमारे पास, स्टार्च को, राइट। then we will say centrally placed nucleus. Now a very important part for Chlamydomonas, going to have a pair of centriole and going to have contractile vacuole. They are having the animal-like feature as presence of non-cellulosic cell wall. Cellulosic cell wall ना होना प्लांट लाइक फीचर नहीं होता, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल फॉर द प्रोसेस ऑफ बायंसी एंड फ्लोटेशन, राइट, दे विल गो फॉर दिस, एंड सेंट्रियोल इज बीइंग, सेंट्रियोल क्या है हमारे पास, कौन सी पहले हमने पढ़ी थी, सेंट्रियोल का क्या काम था, इज सेंट्रियोल रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल साइकिल, सेल डिवीजन, स्पिंडल बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, Yes, इसमें हमने सेंट्रियोल तो दिया, लेकिन ये सेंट्रियोल कोई स्पिंडल वगैरह बनाने में काम नहीं करेगा, नथिंग। द सेंट्रियोल इज वर्किंग एज न्यूरोमोटर apparatus, means it will direct the movement of Chlamydomonas. क्लेमाइडोमोनास को किस जगह पे मूव करना चाहिए, कैसे मूव करना चाहिए, वो सब कुछ मॉनिटर करने का काम कौन करेगा हमारे पास,
Centriole. The centriole forms the part of the neuromotor apparatus. न्यूरोमोटर नाम से समझ आ रहा है, न्यूरो का मतलब सिग्नलिंग, मोटर का मतलब मोबाइल नेचर होना, मोटाइल नेचर होना. तो मीन्स सिग्नल दे के उसको हेल्प करना कि किस जगह पे मूव करना, किस जगह पे नहीं करना. दैट्स द बेसिक फंक्शन ऑफ द सेंट्रियोल. इसलिए अगर आपको याद हो तो जब मैंने सेल चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने कहा था बेटा सेंट्रियोल इज नॉट, we can say, absent in the plant, but it can be present in the lower plants as well. And the lower plant में ये example है हमारे पास Chlamydomonas. समझ आया सबको अच्छे से स्ट्रक्चर इसका पूरा? Yes guys. Yes, ma'am. Fine. Right. Follow haplontic life cycle with external fertilization. Fertilization external होगा इसके अंदर, and mostly zygospore formation. Zygospore हमने क्या बनाया था? Have we formed the perinating spore or zygospore? Yes, ma'am. Fine, good. Remember everyone, Chlamydomonas completed. आगे बढ़ो. Now the next one, moving to Spirogyra. Spirogyra क्या है हमारे पास? Filamentous green algae called as pond silk. पॉन्ड सिल्क, पॉन्ड स्कम एल्गी हम इसे डिफाइन करते हैं. अब क्यों कहते हैं पॉन्ड सिल्क और पॉन्ड स्कम एल्गी, वही चीज देखनी है. नाउ सी दिस इज द फिलामेंटस स्ट्रक्चर. ये इसका फिलामेंटस स्ट्रक्चर है. इस फिलामेंटस स्ट्रक्चर पे वी हैव द सेल वॉल डिपॉजिट और ये हमारे पास पेक्टोसेल्यूलोसिक सेल. और ये जो हमारे पास पेक्टोसेल्यूलोसिक सेल वॉल है, इसके अराउंड इस तरीके से ओवर द सरफेस देयर इज बीइंग द प्रेजेंस ऑफ दी, किसकी प्रेजेंस है हमारे पास? म्यूसिलेज शीथ. देयर इज बीइंग द प्रेजेंस ऑफ म्यूसिलेज शीथ. म्यूसिलेज शीथ प्रेजेंट है और यही म्यूसिलेज शीथ इसे क्या देगा? प्रोवाइड इट एज दी स्कमी नेचर. वो होता है बेसिकली, अगर कोई रिवर वगैरह क्रॉस करो तो पत्थरों के ऊपर ग्रीन ग्रीन होता है, बहुत स्लिपरी होता है, उसको स्लिप हो जाते हैं उसके ऊपर. वहां जनरली स्पाइरोगायरा की ग्रोथ होती है, राइट. एंड दिस इज बीइंग द वन वेयर नो फ्लैजिला ऑब्जर्व्ड इन द लाइफ साइकिल. फाइन. नाउ इन बिटवीन, इसी में ही हमने कहा देयर इज बीइंग द कंप्लीट मूवमेंट ऑफ, किसकी मूवमेंट है हमारे पास? स्पाइरल शेप क्या है हमारे पास? है क्लोरोप्लास्ट. Chloroplast. स्पाइरल शेप और कॉल्ड रिबन शेप क्लोरोप्लास्ट. फाइन. जहां पर विद इन इनसाइड यहां कौन प्रेजेंट है हमारे पास? थाइलाकोइड्स. और थाइलाकोइड्स वापस से कैसे है हमारे पास? ग्रैनल, ए ग्रैनल, A granule. ये गाना राइट. A granule thylakoid having the units which are called as, हमने नाम क्या दिया? पायरिनोइड्स. एंड वही पायरिनोइड से अपोजिट going to have the
वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। तो हमने कहा इस कंडीशन में दे आर गोइंग टू हैव दिस एज द न्यूक्लियस एंड दिस एज द पायरोमाइट्स। ये स्ट्रक्चर हो गया हमारे पास पायरोकाइला का। Everyone got the point now? Yes, बच्चा क्लियर हुआ स्पाइरोकाइरा का पॉइंट अच्छे से? Yes. Right. Now, Spirogyra is being the one which never follow zoospore formation. Filamentous form जब बननी ही नहीं तो zoospore formation इनके पास होगा ही नहीं. Fine ना? Right. Rather, vegetative reproduction by fragmentation is the most common mode of reproduction. सबसे common mode है, right, by fragmentation, right, and sexual reproduction by conjugation. याद रखना, डिटेलिंग नहीं पढ़नी, बाद में जब पैकेज करोगे तो एक क्वेश्चन आएगा वो बताऊंगी मैं उसमें, अदरवाइज और कोई डिटेलिंग आपको नहीं पढ़नी इसकी। मैम जूसपोर क्यों नहीं होगा? जूसपोर कैसे होते हैं बेटा? फ्लैजिलेटेड ना, जब फ्लैजिला फॉर्म ही नहीं करेंगे तो जूसपोर कैसे बनाएंगे? ठीक है। मैम क्लाइमेडोमोनास में मैम वो नॉन सेलुलोसिक सेल वॉल है, आपने बोला वो एनिमल की तरह होगा, तो एनिमल बेटा एनिमल का फीचर मींस कहने का मतलब कि प्लांट जैसा फीचर नहीं है, और इनसे एडवांस कौन है? एनिमल ही तो है। मींस दे हैव द प्रोटीनेशियस कवर। इसको नॉन सेलुलोसिक सेल वॉल तो सिर्फ हम प्लांट के लिए लिख रहे हैं, राइट, क्योंकि ये प्लांट का मेंबर है। दैट्स व्हाई अगर हम इसको लिखना चाहे तो वी कैन जस्ट राइट इट एज अ पेलिकल। ये एक पेलिकल है। हाइड्रोक्सी प्रोटीन क्या है? हाइपोप्रोटीन का बना हुआ है। वी कैन जस्ट राइट इट एज अ पेलिकल। तो मीन्स एक प्रोटीन का कवर है इसके सरफेस पे। सेल वॉल एनिमल्स में नहीं होती, वो बिल्कुल सही बात है। प्लांट्स में सेल वॉल होती है, इसलिए दिखाने के लिए हमने लिखा नॉन सेल्यूलोसिक सेल वॉल विच इज बीइंग मेड अप ऑफ प्रोटीन called as pellicle, which is not a plant-like feature, right, but can be said to be a feature like an animal as a protein cover over the body surface. अब समझ आया पॉइंट? यस मैम। फाइन एवरीवन, दोनों ऑर्गेनिज्म क्लियर हो गए बच्चा? Yes, ma'am. नाउ द वन कारा। कारा के बारे में इंपॉर्टेंटली याद रखना है, कॉल्ड एज दी, पहली बात तो कॉमन नेम एक्वाटिक हॉर्स टेल, इसे हम नाम देते हैं, और उसी के साथ साथ इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टोनवर्ट। स्टोनवर्ट भी कहते हैं। इट्स बीइंग कॉल्ड एज द मोस्ट एडवांस्ड एल्गी। सबसे एडवांस एल्गी है ये, राइट, पूरे थैलोफाइटा का सबसे एडवांस मेंबर है, तो मोस्ट एडवांस एल्गी एंड progenitor of higher plants. Also called connecting link between algae and bryophyta. कारा ऐसा मेंबर है बेटा हमारे पास जिसके थ्रू आगे के सारे हायर प्लांट्स डिराइव हुए, तो इट इज कॉल्ड एंसेस्टर। इसको हम मेन एंसेस्टर का नाम देते हैं। जैसे हमने कहा थैलोफाइटा से ब्रायोफाइटा आया, तो थैलोफाइटा का मेन एंसेस्टर कौन है हमारे पास? सॉरी, ब्रायो का मेन एंसेस्टर कौन है हमारे पास? कारा। इसलिए हमने कहा मोस्ट एडवांस एल्गी, प्रोजेनेटर ऑफ हायर प्लांट। अब ऐसे क्या फीचर है इसके पास जो शो करता है, राइट? सबसे पहली चीज, राइट, फर्स्ट थिंग, शो द डिफरेंशिएशन ऑफ बॉडी, और डिफरेंशिएशन को मैं लिखूंगी इनकम्प्लीट डिफरेंशिएशन ऑफ प्लांट बॉडी with development of branches. branches की development की है इसने, development of branches, right, branches and main axis.
मेन एक्सिस जिसको हम स्टेम कहेंगे बाद में, लेकिन अभी नहीं, राइट, उसकी डेवलपमेंट शो की है इसने, इनकम्प्लीट डिफरेंशिएशन शो करना शुरू कर दिया। ब्रायोफाइट ने क्या कर दिया? कंप्लीट डिफरेंशिएशन, राइट। फिर उसी के बाद शो द प्रेजेंस ऑफ मल्टी सेल्यूलर जैकेटेड सेक्स ऑर्गन। जबकि थैलोफाइटा के मेंबर में क्या होता है? Who will tell me? यूनिसेल्यूलर नॉन जैकेटेड सेक्स ऑर्गन। इसने किसकी डेवलपमेंट कर दी? मल्टी सेल्यूलर जैकेटेड सेक्स ऑर्गन। और ये मल्टी सेल्यूलर जैकेटेड सेक्स ऑर्गन में द मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एंथ्रीडियम, also called globule, and the female sex organ, याद हो तो ये सब आप उसमें कर चुके हो 12th में, फर्स्ट चैप्टर में। फीमेल सेक्स ऑर्गन इज डिफाइंड एज oogoneum। अब मैं इसको वो तो नहीं कह सकती एंड आर्किगोनियम, क्योंकि वो ब्रायो में कहूंगी, और कॉल्ड निक्यूल, सब नाम लेते हैं निक्यूल। एंथ्रीडियम इज गोइंग टू प्रोड्यूस बाइफ्लैजेलेटेड, हाँ जी बेटा। मैम अगर हम लोग इन सारी एल्गीज को डिफरेंशिएटेड फॉर्म में करें तो वो ज्यादा, तो वो क्या हो जाएंगे? मतलब एक पेज में मतलब इनको तीनों को कॉलम वाइज लिखें, हाँ, एंड देन इनके पॉइंट्स लिखें, तो दैट्स बेटर ना इससे। बेटा वही मैंने किया अभी, तीनों ये जो आपने लिखे हैं ना स्टार्टिंग में, क्लोरोफियो रोडो, वही लिखे। मैम आपने इसे डिफरेंट करके बताया ना, पहले उसका बताया, ग्रीन एल्गी का बताया, फिर ब्राउन, फिर रेड। बच्चा मैंने टेबल इसीलिए बनाई हुई है ताकि आप उसको टैबुलर वे में ही याद करोगे। अब मैं आपको एक एक पॉइंट टेबल का समझाऊंगी, तो उससे बेटर ग्रीन एल्गी के एक फीचर बता दिए, फिर ब्राउन एल्गी के, फिर रेड एल्गी के, ठीक है। इसलिए स्लाइड में फीचर वैसे ही डले हुए हैं कि आपको टेबल में ही याद करना है, तभी फीचर्स डिफरेंसेस के तरीके से याद होंगे। ओके मैम, थैंक यू मैम। नाउ produces antheridium produces biflagellated entheozoites, and oogonium produce non-motile female gamete called oosphere। oosphere को यूज करेंगे। एंथीरियोजोइट गो फॉर सिनगैमी, जहां पर ट्रांसफर ऑफ मेल गैमीट किसके थ्रू होगा? मेल गैमीट बाय, आगे कौन क्या यूज करते हैं हम? वाटर। समझ आई कंडीशन, राइट। तो ये सब फीचर्स हमारे पास, और उसी के बाद दिस इज द वन विच इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन, राइट। देन zygote डेवलपमेंट किसके अंदर होगा हमारे पास? इन oogoneum, oogoneum के अंदर। यस गाइस, फीचर क्लियर हुए? सो वी से इसके पास क्या प्रेजेंट है, क्या डिस्टिंग्विशिंग फीचर प्रेजेंट है? एक तो ब्रांचेस की डेवलपमेंट दे दी, एक मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन को कैसा कर दिया हमने? जैकेटेड एंड मल्टी सेल्यूलर। राइट, सिनगैमी कराया, मेल गैमीट का ट्रांसफर किया वाटर के साथ, और सिनगैमी को मैं ऊगैमी भी लिख सकती हूँ, क्योंकि मेल गैमीट मोटाइल एंड स्मॉल है, फीमेल गैमीट लार्ज और नॉन मोटाइल है, व्हिच इज कॉल्ड oosphere, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, zygote डेवलपमेंट इन oogoneum। क्लियर एवरीवन? यस मैम। समझ आए फीचर अच्छे से? स्पेसिफिक फीचर्स इसके ये दोनों याद रखने, और ये तो सबसे मेन, और अगर याद हो तो 12th के फर्स्ट चैप्टर में रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म में दे भी रखा है कारा के बारे में, राइट। तो एनसीईआरटी हैज गिवन दैट, इसलिए क्वेश्चन पूछता है, राइट। अब जनरली कारा इज मोनोशियस एल्गी। मोनोशियस का मतलब बता दो फटाफट से। बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल। कितनी बार बोला था मोनोशियस बाइसेक्सुअल? नहीं बोलोगे, फिर वही वापस उसी चीज पे आ गए। इतनी बार लाइन बोली थी, मोनोशियस बाइसेक्सुअल एक चीज नहीं है। मोनोशियस का मतलब है कि बोथ द सेक्सेस प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट, ठीक है। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर के लिए वर्ड यूज करते हैं बेटा, प्लांट के लिए यूज नहीं करते। डोंट रिपीट इट अगेन।
फाइन, गलती खुद करोगे एग्जाम में, फिर उस टाइम याद करोगे कि वो गलती क्यों कर दी, तो उससे बेटर है कि अभी से इंप्रूव कर लो, राइट. एक्सेप्ट Caravelici is dioecious, that is only one sex in the plant body, dioecious algae, राइट. अब इसमें दोनों सेक्सेस अगर प्रेजेंट हैं तो ये मान लो मेरे पास मेन एक्सिस है इसकी, दिस इज अ मेन एक्सिस, इससे ये ब्रांच निकली, दिस इज अ ब्रांच. इसमें हम पोजीशनिंग कैसे करते हैं, बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है इसकी पोजीशनिंग पे. एक ऊपर रखते हैं और एक नीचे रखते हैं. जो नीचे की तरफ होता है हमारे पास, राइट, वो है ग्लोब्यूल, और जो ऊपर की तरफ है वो हमारे पास क्या है, निक्यूल. प्लेसमेंट इस तरीके से होती है, राइट. अब अगर मेरे को फॉर क्रॉस फर्टिलाइजेशन, अगर देखो दोनों सेक्सेस एक ही प्लांट में प्रेजेंट है तो क्या सेल्फ फर्टिलाइजेशन के चांसेस हैं, करेक्ट. बट मुझे क्या चाहिए, सेल्फ फर्टिलाइजेशन या क्रॉस फर्टिलाइजेशन, क्रॉस फर्टिलाइजेशन. क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो तभी इवोल्यूशन पॉसिबल है. तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन में से दोनों में से किसी एक की डेवलपमेंट होनी चाहिए ना, तो ये किसकी डेवलपमेंट शो करता है, प्रोटैंड्रस डेवलपमेंट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोटैंड्रस डेवलपमेंट, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ ग्लोब्यूल अकर फर्स्ट. इसका मतलब अगर मान लो एक कारा ए है, एक कारा बी है, कारा ए ने अभी सेक्सुअल लाइफ साइकिल स्टार्ट किया तो किसका रिलीज करेगा, एंथीरियोजॉइड्स का. उसका निक्यूल डेवलप भी नहीं होगा, उससे पहले एंथीरियोजॉइड बाहर चले जाएंगे. और दूसरे वाले में सेक्सुअल साइकिल हो चुकी थी पहले, मतलब वो अपने गेमीट को रिलीज कर चुका था, उसका अब कौन डेवलप होगा, निक्यूल, ताकि क्या हो जाए, क्रॉस फर्टिलाइजेशन. तो प्रोटो मीन्स अर्ली, एंड्रस मीन्स मेल, मेल की डेवलपमेंट फर्स्ट होगा, दैट इज कॉल्ड प्रोटैंड्रस डेवलपमेंट, राइट. और जो डायशियस है उसको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन कभी करेगा ही नहीं, राइट. कंप्लीटेड विद द फीचर्स एवरीवन, पॉइंट समझ आए यहाँ तक का अच्छे से? यस मैम. हाँ जी बेटा. मैम ये भी तो प्लांट है ना, वो प्रेजेंटेशन स्टॉप कर. हाँ प्लांट ही है, एल्गी प्लांट ही है. मैम इसमें बाइसेक्सुअल क्यों नहीं यूज करते, बाइसेक्सुअल फ्लावर के लिए यूज करते हैं बच्चे, फ्लावर के लिए, ठीक है. तो वो सिर्फ हायर प्लांट्स में वर्ड यूज किया जाएगा, इनमें यूज नहीं किया जाएगा. इनमें आप मोनोशियस डायशियस करोगे यूज. फाइन, राइट. कंप्लीट है यहाँ तक का पॉइंट अच्छे से? एवरीवन अंडरस्टूड? क्लियर? कारा क्लियर हो गया अच्छे से, राइट. अच्छा, कारा का एक नाम फोकस किया हमने, स्टोन वर्ड लिखा था, बिकॉज ऑफ इसके ऊपर किसकी डिपोजिशन होती है, कैल्शियम कार्बोनेट deposition on outer surface or on cell wall. सेल वॉल पे किसकी डिपोजिशन है, कैल्शियम कार्बोनेट, तभी हम इसे कहते हैं स्टोन वर्ड, पत्थर की तरह दिखता है कैल्शियम कार्बोनेट की डिपोजिशन की वजह से, राइट. कंप्लीटेड यहाँ तक का पॉइंट, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट द, हाँ बच्चे, ग्लोब्यूल के ऊपर क्या लिखा था नीचे आपने? एक मिनट रुको, कहाँ, यहाँ ग्लोब्यूल, न्यूक्लियोल, निक्यूल, निक्यूल बेटा, फीमेल ऑर्गन को क्या कहते हैं, निक्यूल, NUCULE. That's being the one called female gametophyte, or globule is the male gametophyte or male sex organ. Completed यहाँ तक का पॉइंट एवरीवन? यस मैम. सारे एग्जाम्पल्स क्लियर हो गए थैलोफाइटा के अच्छे से, स्पेसिफिक पॉइंट्स भी, राइट. मैम, हाँ जी. हम इसे हॉर्स टेल क्यों कहते हैं? क्या हॉर्स टेल अभी आगे पढ़ाऊंगी, उसमें उसमें जब आऊंगी इक्विसिटम पे, तब अभी नहीं, राइट. नाउ क्लेमाइडोमोनास हमारे पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, सेल वॉल में हमने हाइड्रोक्सीप्रोलीन दे दिया और दे डिफाइन द एनिमल लाइक फीचर, राइट. स्पाइरोगायरा के अंदर हमने कहा म्यूसिलेज कवर, नो जूस्पोर फॉर्मेशन एंड मल्टीप्लिकेशन बाय कॉन्जुगेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. कारा में एक्वाटिक हॉर्स टेल, मोस्ट एडवांस ग्रीन एल्गी, जैकेटेड मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन, oogamous रिप्रोडक्शन, डिफरेंशिएशन एज ब्रांचेस, राइट. और ये मेन एग्जांपल जो आपको मैंने लाइफ साइकिल में लिखवाए थे, लेमिनारिया, एक्टोकार्पस ब्राउन एल्गी, फ्यूकस ब्राउन एल्गी, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, राइट. और उल्वा और क्लैडोफोरा ग्रीन एल्गी, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, राइट. तो ये छोटे छोटे स्पेसिफिक पॉइंट है जो स्पेसिफिक फीचर्स है,
जो एग्जाम में रिपीट होते हैं, और यहीं पर एक सेंट्रियोल वाला पॉइंट, राइट। तो ये पॉइंट अच्छे से ध्यान रखने हैं आपने, बस इन्हीं ऑर्गेनिजम्स के स्पेसिफिकली रिपीट होते हैं, बाकी और किसी की डिटेल में नहीं आते, राइट, फाइन। हाँ, एग्जाम्पल जरूर बच्चे सबके ध्यान रखने हैं। कंप्लीटेड यहाँ तक बचा, राइट। नाउ सी एवरीवन, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, इज दिस विजिबल एवरीवन? हैप्लॉन्टिक देखो, गेमेटोफिटिक प्लांट बॉडी किया, गेमेटोजेनेसिस कराया, गेमीट बनाया, फर्टिलाइजेशन किया विच इज कॉल्ड सिनगैमी, राइट। और फॉर्मेशन किसकी कर दी? जाइगोट की। जाइगोट से क्या बना दिया? जाइगोटिक मियोसिस, डबल डैश दिख रहा है, राइट। स्पोर्स बने, कौन से स्पोर्स बनाए थे हमने जाइगोटिक मियोसिस से? मियोसिस के बाद मियोस्पोर्स, जर्मिनेशन किया, और फाइनली क्या बने? वापस से गेमेटोफिटिक प्लांट बॉडी, राइट। सो दिस इज द मेन लाइफ साइकिल गोइंग ऑन एज हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हमने डिफाइन किया, राइट। अब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, क्योंकि बच्चे थैलोफाइटा के मेंबर्स कहां पर रहते हैं? थैलोफाइट सर्वाइव इन एक्वाटिक इकोसिस्टम, ठीक है, बिल्कुल। अगर एक्वाटिक इकोसिस्टम में वर्क कर रहे हैं तो दे वर्क एज फाइटोप्लैंक्टॉन्स। ये किसकी तरह काम करते हैं? फाइटोप्लैंक्टॉन्स, स्मॉल ऑर्गेनिजम्स है ना, फाइटोप्लैंक्टॉन्स, एंड परफॉर्म क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस। अगर फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म कर रहे हैं तो दे आर वर्किंग एज, ये किसकी तरह काम करेंगे हमारे पास? प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, करेक्ट। फूड चेन याद है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, राइट, डिकम्पोजर्स। तो हमारे पास ये किसकी तरह वर्क करेंगे? प्रोड्यूसर की तरह। तो हमने कहा मेन काम तो भाई फोटोसिंथेसिस का हो गया, और फिर प्राइमरी प्रोड्यूसर का हो गया, क्योंकि हम जो फूड चेन पढ़ते हैं उसमें हम कहते हैं ना फाइटोप्लैंक्टॉन्स के ऊपर फीड कौन करता है? राइट, आर फेड अपॉन बाय द ज़ूप्लैंक्टॉन्स। और ज़ूप्लैंक्टॉन्स कौन है हमारे पास? एनिमल्स। और फाइटोप्लैंक्टॉन्स कौन है हमारे पास? एल्गी। तो एल्गी बेसिकली क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? इट प्रोवाइड फूड टू और नरिशमेंट टू एनिमल्स। समझ आया पॉइंट सबको अच्छे से? मीनिंग प्रोड्यूसर का, राइट। सो दिस इज हाउ वी कैन से दे आर बीइंग डिफाइंड एज द मेजर प्रोड्यूसर्स। फूड सप्लीमेंट, अब अगर बेटा खुद ही ये प्रोड्यूसर की तरह काम कर रहे हैं तो आर दे गोइंग टू बी द न्यूट्रिएंट रिच एंड रिच इन देमसेल्फ? अपने में बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट कैरी कर रहे होंगे, जिसकी वजह से इनको फूड की तरह भी यूज किया जाएगा। तो पॉर्फायरा हो गया हमारे पास, लेमिनारिया हो गया, सार्गेसम हो गया, ये 70 स्पीशीज ऐसी है मरीन एल्गी की जिनको हम फूड की तरह यूज करते हैं, या भी यूज फूड नॉर्मल सैलेड की तरह यूज किया जाता है बाहर कंट्रीज में इनको, राइट। फिर कुछ यूनिसेल्युलर एल्गी हैं, एग्जाम्पल क्लोरेला, क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना इज अ मेंबर ऑफ साइनोबैक्टीरिया, ये साइनोबैक्टीरिया का मेंबर है, और क्लोरेला हमारे पास ग्रीन एल्गी का मेंबर है। क्योंकि दोनों एक इंपॉर्टेंस को शेयर करते हैं इसलिए साथ लिखा है। दे बोथ आर वर्किंग एज द स्पेस फूड, ये स्पेस फूड की तरह काम कर रहे हैं। दे आर वर्किंग एज अ फूड सप्लीमेंट टेकन बाय द स्पेस ट्रैवलर्स। स्पेस ट्रैवलर्स इनको यूज करते हैं एज अ फूड सप्लीमेंट। याद रहेगा ये पॉइंट सबको, बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन ये वाला क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना के ऊपर, दैट दे आर वर्किंग एज द स्पेस फूड, दे आर यूज्ड बाय द स्पेस ट्रैवलर्स ड्यूरिंग द जर्नी एज फूड सप्लीमेंट बिकॉज दे आर हाईली प्रोटीन रिच इन नेचर, राइट। कंप्लीटेड यहां तक? फाइन। नेक्स्ट, अब जो फाइकोकोलॉइड्स इनकी बॉडी में प्रेजेंट है, वो फाइकोकोलॉइड्स बेसिकली हाइड्रोकोलॉइड की तरह जो वर्क कर रहे हैं, जिसमें हम कैसे यूज करते हैं, हमने कहा एल्जिन को, कैरोजिनिन को जो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो इनको हम पेंट्स में डालते हैं। पेंट की जो वो स्मेल होती है ना, पेंट का फिक्सेटिव नेचर होता है, वो इन्हीं की वजह से होता है, राइट। तो वो हम क्या करते हैं बेसिकली, राइट, इफ यू विल टेक कैरोजीन, अगर हम यहाँ पर कैरोजीन को लेके चले, राइट, तो कैरोजीन हम यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करते हैं, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम रेड एल्गी। और रेड एल्गी के कौन से मेंबर से एक्सट्रैक्ट करते हैं? कॉन्ड्रस, कॉन्ड्रस से एक्सट्रैक्ट करते हैं रेड एल्गी के मेंबर। वहीं पर अगार, अगार को हम किससे एक्सट्रैक्ट करते हैं? अगेन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम रेड एल्गी। और दो मेंबर एग्जांपल एनसीईआरटी मेंशन्ड है, जिलीडियम एंड ग्रासिलेरिया, राइट। दो मेंबर रेफर करते हैं, जिलीडियम एंड ग्रासिलेरिया। अगार, अगार को तो हम यूज किसके लिए करते हैं? टेल मी गाइस, अगार, अगार, राइट, इज इट यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेलीज? इट इज आल्सो यूज्ड टू प्रिपेयर, ये क्या प्रिपेयर करते हैं हम इसमें? Yes, nutrient system or nutrient bed for growth of microbe की ग्रोथ के लिए। कल्चर में भी ना,
हाँ वही कल्चर में यूज करें ना बेटा, न्यूट्रिएंट बेड बनाने के लिए फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, और माइक्रोब्स में स्पेसिफिकली किसके लिए, बैक्टीरिया के लिए। तो बैक्टीरिया के लिए हमें जो न्यूट्रिएंट बेड बनाना है उसमें यूज करते हैं, क्यों, बिकॉज ऑफ सॉलिडिफाइंग प्रॉपर्टी। इसकी कौन सी प्रॉपर्टी है, सॉलिडिफाइंग नेचर ऑफ अगार अगार, अगार अगार सॉलिड हो जाता है, न्यूट्रिएंट को सॉलिड बना देता है, बेड बना देता है, इसी वजह से यूज करते हैं। हाँ जी बेटा। मैम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में भी तो यही होता है ना, जैसे एग्रोस जेल जो होता है। एगरोस जेल होता है, वो अगार का पॉलीमराइजेशन करने के बाद बनता है। वो एगरोस, इसका अगार के दो डेरिवेटिव्स होते हैं। अगर अगार अगार हम पूरा देखें ना, तो अगार अगार इज अ कॉम्प्लेक्स यूनिट जिसके दो यूनिट्स हैं, एक है एगरोस और एक है अगैरोपैक्टिन। एगरोस को आप यूज करते हो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो आप बेड बनाते हो उसमें यूज करते हो, ठीक है। तो अगार में एगरोस को यूज करते हो, फाइन। उसी के साथ साथ आपका यहाँ पर आइसक्रीम प्रिपरेशंस, अगेन सॉलिडिफिकेशन होने की वजह से आइसक्रीम और जेली प्रिपरेशंस में हम इसको यूज करते हैं, तो फूड इंडस्ट्रीज यूज करती है इसको, फाइन। तो ये हमारे पास हो गया एज अ कंप्लीट राइट इकोनॉमिक एप्लीकेशन। उसके बाद फ्यूकस को, लेमिनारिया को, दे आर अ वेरी रिच सोर्स ऑफ द आयोडीन एज वेल। तो आयोडीन की वजह से, रिच सोर्स होने की वजह से हम इसको भी यूज करते हैं, फ्यूकस एंड लेमिनारिया को भी हम यूज करते हैं ताकि हम गोइटर को ट्रीट कर सकें। क्योंकि गोइटर किसकी वजह से होता है, आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से, राइट। सो दे आर बीइंग represent the patients are being given up the fucus and laminaria supplements ताकि आयोडीन की डेफिशिएंसी उनमें बॉडी में कंप्लीट हो सके, फाइन। सो दिस इज ऑल अबाउट द थैलोफाइटा बच्चा, राइट। यहाँ आपका वाइंड अप होता है। अब आपका संडे वाली क्लास में मॉर्फो के डाउट्स, उसी के साथ साथ ब्रायोफाइटा, एंड जो आज क्विज करनी थी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की वो भी। मैम टाइमिंग्स क्या होंगी मैम संडे को? टाइमिंग्स अभी कोई और क्लास अनाउंस हुई है? मैम केमिस्ट्री वाले सर बोल रहे हैं लेकिन उन्होंने टाइमिंग नहीं बताई अभी। ठीक है, राइट। टाइमिंग मैं आपको कंफर्म कर दूंगी। वैसे टाइमिंग वही होगी 11:30 to 1:30 जो हमने लास्ट टाइम किया था। ओके मैम। मोस्ट प्रॉब्ली, हाँ जी। मैम वेसल्स में मैम न्यूक्लियस होते हैं या नहीं होते हैं? नहीं होते बेटा, इन्यूक्लिएटेड होते हैं। Mature vessels never have the nucleus. They are enucleated in nature. They have the ट्रैकीड्स एंड nucleus. वेसल्स दोनों में ही नहीं होते ना? दोनों में नहीं होते न्यूक्लियस। बस डिफरेंस है कि ट्रैकीड्स में शुरू से नहीं होता, वेसल्स में मेच्योरिटी पे लॉस हो जाती है। ओके मैम, ठीक है। यस गाइस, सो कंप्लीटेड एवरीवन। यहाँ तक डन है सबको अच्छे से? सो यस मैम। रिवाइज क्लियर एवरीवन? यहाँ तक का पार्ट पूरा कंप्लीट करना है। थैलोफाइटा आज रिवाइज कर लेना है, मैं नोट शेयर कर दूंगी आपके साथ, राइट। सो रिवाइज से कंप्लीट थैलोफाइटा, राइट, और ब्रायोफाइटा फिर कंप्लीट करेंगे। हाँ जी मैम अभी आप भी पीडीएफ सेंड कर देना प्लीज ग्रुप पे। हाँ मैं भी कर रही हूँ बेटा। फाइन, ओके गाइस, सो विल मीट यू अप इन द कमिंग सेशन। बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय एंड स्टडी वेरी वेल। थैंक यू। ओके गाइस। Thank you, ma'am. Smash the like button and also subscribe Mystery Notebook.